सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा वाणी अपनी सीरीज चल रही थी, उसका आज ये लेक्चर 6 है। एक्चुअल में आप लोग बोलोगे कि सर आपने 5 ही लेक्चर दिए एक वीक में, उसके बाद आपका सैटरडे को नहीं आया। तो एक्चुअल में अभी आज से ही, आज मंडे है, तो मैं आपको पहले यही क्लियर कर देता हूँ कि कितने लेक्चर आएंगे। तो मंडे टू सैटरडे रेगुलर आपके लेक्चर आएंगे, डेली लेक्चर आएंगे। इवनिंग तक आपका लेक्चर अपलोड हो जाएगा। टाइम में भी 7-8 इसी के अराउंड आपका लेक्चर अपलोड होगा। ठीक। दूसरी चीज और क्या पूछ रहे थे आप लोग कि अच्छा हाँ, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी करने के लिए, तो वो हम टॉपिक वाइज देखेंगे। जैसा टॉपिक होगा, जितना टाइम लेगा, उस हिसाब से हमें वो टाइम देना पड़ेगा। तीसरा, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर 90% बच्चे हिंदी में हैं या हिंदी मीडियम से हैं, तो आप हिंदी में थोड़ा ज्यादा बताइए। अब यहाँ पे डिलेमा है। इंग्लिश वाले बोल रहे हैं कि सर पूरी बुक हिंदी में है, आप इंग्लिश में समझा दीजिए। हिंदी वाले बोल रहे हैं कि भाई हिंदी, या बोल रहे हैं मतलब एक का ही मैसेज आया, एक या दो मैसेज थे बस। अब पता नहीं लोग क्या समझते हैं इससे, आपको क्या नीड है मुझे नहीं पता है, कितने लोग किस चीज को देख रहे हैं। ऑल्दो आप एक चीज समझो, आपको चीजें बस याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी आपको आराम से मिल जाएगी। वो मैं हिंदी हिंदी में तो लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोल देता हूँ। ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम इसमें रहेगी नहीं आपको, है ना। बाकी फिर भी अगर आप इस चीज से सेटिस्फाई नहीं भी हैं तो आप बता देना, फिर और कुछ इस पे किया जाएगा, है ना। अभी तो लंबी चलेगी सीरीज। कितना होगा, लगभग 35 का मेरा आइडिया है कि 35 लेक्चर में पूरी सीरीज हो जाएगी, है ना। ये पीडीएफ आपके पास है, होगी आपके पास अवेलेबल। ये नहीं है तो आज 22 है। अच्छा, आज से टेलीग्राम चल गया होगा क्या? आज टेलीग्राम का दिन था, आज 22 जून तक बैन था शायद। अगर वो स्टार्ट हो गया होगा तो वहीं ग्रुप में अपलोड मैं इसको कर दूंगा। अच्छा, क्रेडिट गोज टू परीक्षा वाणी भाई, जिसने स्कैन किया है इसको। ठीक है, मेरी स्कैनिंग नहीं है, किसी ने स्कैन करके मुझे शेयर की हुई थी। तो चलिए, आपका धन्यवाद। बाकी आप लोग भी अपना काम कर सकते हैं। आप लोग नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे? नोट्स मर्जी है आपकी, अगर आपको बनाना है तो। अदरवाइज आप एक मार्केट से ना 15-20 रुपए का वो आते हैं स्टिकी नोट्स, मतलब ऐसे वो पर्ची रहती है, उस पे ऊपर क्या है, यहाँ पे एक ग्लू या गम लगा हुआ है, मतलब वो चिपक जाती है। तो आप एक पेपर उखाड़ा, यहाँ पे आपने ऐसे चिपकाया उस पट्टी को, ठीक। और जो भी आपको इसमें ऐड ऑन करना है उस पे कर लिया, ठीक है। तो ये भी आपका कवर्ड नहीं होगा, वो ऐसे रहता है। आप समझ गए होंगे, बाकी सब लोग पढ़ ही रहे हैं, इतना तो पता होगा आपको कि क्या है वो। ठीक है, नाम मुझे उसका नहीं पता एग्जैक्ट। चलिए, ये आपने देख लिया। रिवीजन कराना या हो जाएगा? रिवीजन कर लेना, है ना। लेक्चर जब भी आप देखो तो चाहे 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं बोला, एक बार मोटा मोटा पीछे से देखते रहो। आपको नहीं पता उसकी ताकत कितनी है। जब 35 लेक्चर होंगे ना, तो 35 तक आपको पता भी नहीं चलेगा, पानी की तरह निकल जाएंगे सारे दिन। और याद भी आपको ऐसे हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि यार ना ही तो कोई बीएस नेगी पढ़नी है, ना ही कुछ और पढ़ना है। प्रीलिम निकालने के लिए सफिशिएंट है, आराम से निकालोगे, बम बम करके निकाल दोगे। लेकिन आपको रिवीजन चाहे 5 मिनट करो, मैं नहीं बोल रहा कि आप पूरा फिर से वैसे ही रिवाइज करो। 5 मिनट एक बार देख लो, बस सरसरी ना उसको नजर देख लो उस पर लगा के। अदरवाइज फिर यार ना, मैं पढ़ाता रहूंगा, आपको याद नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा उसमें। ये सब हम देख चुके थे। हम यहाँ पे अटकी हुई है हमारी गाड़ी, आज इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, बड़ा किया जाए। फिर कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि सर आंखों पे जोर पड़ता है अगर छोटा रहता है ना, तो इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपकी आंख पे जोर नहीं पड़े। ठीक है, दिख रहा है आपको? चालू करें कार्यक्रम? चलिए। अच्छा, वीडियो आपको समझ में तो आ रही है ना? समझ में आ रही है तो आप या तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आ रही है तो डिसलाइक। क्योंकि उससे क्या है, सपोज 1000 बच्चों ने ये वीडियो देखी, उसमें से अगर मान लीजिए 100 बच्चों ने लाइक किया, दैट मीन्स मैं समझ लूंगा कि 100 लोगों को समझ में आ रही है। अगर 150 ने डिसलाइक किया, दैट मीन्स भाई ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो फिर उसमें मैं कुछ और इंप्रूवमेंट करने की, या आपके जो भी फेवर में रहेंगी चीजें, उस हिसाब से मैं, क्योंकि खुद को भी चेंज करना पड़ता है भाई। पता है, मुझे पता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन
हमेशा ऐसा होगा नहीं कि भाई जो आप पढ़ा रहे हो वैसे ही कोई कनेक्ट कर जाए, वो भी तो होता है ना। तो मैं उस एरर को, उस मार्जिन को लेके चल रहा हूँ। आप बता देना, अगर आपको नहीं है कुछ नहीं करना, कमेंट करना है तो आप कमेंट कर दो, अदरवाइज आप इसको लाइक करके ना, मेरे पास क्या है काउंटिंग आ जाती है, उससे पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है आपको ये समझ में आई। इतने मतलब ज्यादा बच्चे क्या डिसलाइक वाले हैं, विच मीन्स आपको समझ में नहीं आई या फिर कुछ और आप इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं, तो वो भी मैं इसमें करेक्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, पहली निर्वाचित सरकार, पहली निर्वाचित सरकार ये आपने पढ़ लिया है। 2002 से 2007 तक रही। किसकी सरकार थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। सीएम साहब कौन थे? एनडी तिवारी। तिवारी लास्ट लेक्चर में हमने इसको देखा है ना, बस यही हुआ था, उसके बाद तो हुआ नहीं था और कुछ, यही तो पूरा किया था ना हमने। अब इनकी जो उपलब्धि थी आपको जोड़नी है चीजें। देखो इन्होंने ज्यादातर क्या काम किया ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूट थे, संस्थाएं थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका इन्होंने निर्माण कराया। ठीक, यहां से एक लॉजिक और ड्राइव करते हैं, क्या? ध्यान रखना, अदरवाइज आपको याद नहीं होगा। अगर आप इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ याद करके ले गए, तो मैं बोल रहा हूँ आप कभी भूलेंगे भी नहीं। दोबारा से अब देखिए, ये सरकार है कांग्रेस की, कांग्रेस के बाद कांग्रेस की वापसी होगी फिर 5 साल बाद, तो होगा क्या? जब दूसरे टर्म में आएगी कांग्रेस, तो ये काम क्या करती है, ये संविधान पे बहुत जोर देती है ना। अभी आप भूल जाओ जो प्रेजेंट पॉलिटिकल डिबेट है, हमें कोर में जाना है, हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं है ना अगेंस्ट में है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस पॉलिटी इन थ्योरी पढ़नी है। तो जो कांग्रेस है ये क्या करेगी, ये फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन्होंने बनाई भाई, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन, यूके एसएससी, नहीं यूके पीसीएस ना, वही तो है संविधानिक, वो सारी चीजें इन्होंने बनाई। ये क्या करेंगे, ये भी इंस्टीट्यूट बनाएंगे, लेकिन ये कैसे बनाएंगे? लीगल, जो कानूनी रूप से होंगे, जो एक्ट के द्वारा बनेंगे। तो ये दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन ये एक्ट वाली चीजें ज्यादा करते हैं। बस इतना आप दिमाग में अपने टच रख लेना। 2002 2007, 2007 में फिर से चुनाव होंगे, हमें पता है, क्योंकि 5 साल पूरे हो गए। तो 2007 में किसकी पार्टी आएगी? बीजेपी जीत जाएगी। और 2007 से लेके 2012 तक कौन रहेगी सत्ता में? बीजेपी। तो एक रफ चार्ट बना लेते हैं पहले, किस तरीके से देखें। पहले इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम, उसके बाद 2002 से लेके 2007 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 2007 से लेके 2012, 5 साल तक बीजेपी। 2012 से लेके फिर 5 साल 2017 तक फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस। 2017 से लेके 2022 तक बीजेपी। तो आप देख रहे हो कि उत्तराखंड में जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो किसकी थी? वो बीजेपी की थी। तो एक तरह से जैसे रोटी होती है ना, उसकी तरह दोनों तरफ से सेक रहे हैं। जनता मैच्योर है, या फिर आप बोल लीजिए मैच्योर, इमेच्योर, आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि आप समझो उत्तराखंड में आप देखोगे तो आज जब से उत्तराखंड बना है 2000 से लेके आज 2026, 25 साल आप मोटे मोटे देख लीजिए। इन 25 साल में लगभग 11 से 12 सीएम आ चुके हैं। 12 सीएम मतलब हर 2 साल में एक सीएम चेंज हो रहा है, एवरेज 2 साल। अब किसी मुख्यमंत्री को 2 साल का टेन्योर मिलेगा तो वो क्या ही कर पाएगा? ये भी तो मजबूरी है ना भाई, पहले उसे अपना देखना है, उसके बाद अपनी पार्टी का देखना है, फिर पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका देखना है, तब जाके वो जनता को देखेगा। अब 2 साल में तो वो अपना ही नहीं देख पाता सही से, ठीक है। अपने मीन्स क्या कि अपने हिसाब से जनता की सेवा नहीं कर पाता, तो सेवा अपनी कर ही नहीं पाएगा, अपनी सेवा नहीं कर पाएगा तो फिर कैसे जनता की सेवा करेगा? तो उसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो पॉलिटिकल एक तरह से उत्तराखंड में आप बोल सकते हो कि पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है। सीएम इतने चेंज हुए हैं, इसी वजह से हमारी जो पॉलिसी है वो बार बार कुछ चेंज, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, अभी देखेंगे हम।
तो आपको पता है एक रोटी की तरह डबल डबल डबल, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस फिर बीजेपी। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा अजूबा आता है निकल के, क्योंकि क्या है 2022 से लेके 2027 के लिए यहाँ पे बीजेपी रिपीट कर जाती है। ठीक, इसको आप याद रखना, ये एक अपने आप में लैंडमार्क चीज है, बहुत बड़ी घटना है उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में। ठीक, अब वो कैसे करती है मैं आपको बताऊंगा, लॉजिकली आप समझ में आ जाएगा कि यार अच्छा इस वजह से सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे सीएम कौन थे? तो पहले नित्यानंद स्वामी जी और उनके बाद भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, इंटरिम में 2 सीएम रहे। इस टाइम पे सीएम कौन आएंगे आपके? एनडी तिवारी साहब, एनडी तिवारी। फिर 2007 से 12 में उत्तराखंड में 3 सीएम आएंगे। आप इसी तरीके से लेयर बाई लेयर समझते रहना, मैं दिमाग में वो बैठा दूंगा आपकी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले भुवन चंद्र खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी, बीसी खंडूरी साहब। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक, निशंक साहब आएंगे। और इसी टेन्यूर में फिर दोबारा से रिपीट हो जाएंगे कौन? भुवन चंद्र खंडूरी। तो ध्यान रखना, एक ही कार्यकाल में 3 अलग अलग सीएम नहीं, 3 बार सीएम रहते हैं। पहले बीसी खंडूरी, फिर निशंक साहब, फिर आपके भगवान चंद्र खंडूरी, सेम। ठीक, ये रिपीट करते हैं दोबारा। अब कांग्रेस के पीछे रहेगी भाई, आप मुझे बताइए, कांग्रेस कम थोड़ी ना है, कांग्रेस भी मास्टर है इन चीजों की। कांग्रेस भी पीछे नहीं रहेगी, ये भी पहले किसको लेके आएंगे? विजय बहुगुणा, विजय बहुगुणा, ये कांग्रेस के। इनके बाद फिर से हरीश रावत साहब, हरीश रावत। अब ये बीजेपी का कंपैरिजन इनको करना है, तो ये देखेंगे कि अच्छा यार इसमें तो 2 बार हुआ है ऐसे ऐसे, 2 सीएम रहे हैं और एक सीएम 2 बार रहा है, तो इनको भी भाई ईगो पे तो आएगी ना बात। ये दिख रहा है आपको पर्पल कलर, यार ये ज्यादा डार्क है क्या? चलिए इसको चेंज कर देते हैं अभी, तो चलिए इसी को ऐसे ही लिखते हैं। तो विजय बहुगुणा आ गए थे, उसके बाद इन्हें बोला कि यार बीजेपी को कॉपी करना है सही से, तो हम भी चेंज करते हैं। ये फिर हरीश रावत को ले आते हैं। हरीश रावत साहब बने रहते हैं, अच्छा कार्यकाल चल रहा था, लेकिन हरीश रावत साहब को भी लगेगा कि यार भुवन चंद्र खंडूरी साहब 2 बार रहे थे और कुल मिला के 3 मुख्यमंत्री आए थे पिछले टर्म में, इस बार 2 पे ही अगर मामला अटक गया तो हम रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे। तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हरीश रावत साहब फिर दोबारा से सीएम बनते हैं इसी कार्यकाल में। आप बोलोगे दोबारा से सीएम, पहले सीएम थे फिर सीएम थे, हाँ, तो ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लग जाता है बीच में, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, इसलिए ये भी 3 बार हो जाता है। ठीक है, अब बीजेपी तो और मास्टरमाइंड है, वो कैसे पीछे रहेगी? अगले साल 2017 से 22 में ये बोलते हैं कि हम ये वाले सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि नया भारत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम इस रिकॉर्ड को, विगत जितने भी रिकॉर्ड बने हो सबको तोड़ देंगे। तो पहले बनाते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये आरएसएस के थे, स्ट्रॉन्ग, बट रिकॉर्ड तोड़ना था ना, तो फिर इनको हटा दिया जाता है। किसको लेके आते हैं? ये लेके आते हैं तीरथ सिंह रावत को, तीरथ सिंह रावत। अब इन्हें लगेगा कि यार एक काम करते हैं, तीरथ सिंह रावत को फिर से रिपीट कर देते हैं, लेकिन समझ में आया कि यार ये काम तो कांग्रेस कर चुकी, फिर कांग्रेस में हमें अंतर क्या है, तो नहीं बोले तीसरे सीएम लेके आओ इस बार। फिर लेके आते हैं पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। तो अब देखिए एक ही कार्यकाल में 3 सीएम आ गए हैं, पिछले सारे रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक ही सीएम थे जो 2 बार थे, तो कुल मिला के इफेक्टिवली 2 ही सीएम मिले। यहाँ भी कुल आपको 2 ही सीएम मिलेंगे, यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, यहाँ चली है मोदी लहर। ठीक हो गया, 3 सीएम हो गए, याद रह जाएगा। अब 22 से 27 से एक छत्र राज चल रहा है, किसका?
हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का, पुष्कर सिंह धामी। असल में क्या हुआ, इनको भी हराने की पूरी तैयारी कर ली थी सबने। क्यों? अभी आप देखना इस पॉलिटिक्स में, तो पुष्कर सिंह धामी जी अपनी सीट, खटीमा से शायद ये लड़े थे, वो हार गए थे। जब सीएम अपनी ही सिटिंग सीट हार चुका है जिससे वो लड़ रहा है, तो एक तरह से कोई मौलिक आपका दायित्व बनता है कि भाई आप सीएम नहीं बनो। फिर भी इनको बनाया गया नैतिक रूप से। इस्तीफा लोग चाह रहे थे कि ये दे दे, लेकिन फिर भी इन्होंने काम किया। अच्छा बुरा वो आप जनता जज करेगी, अभी इलेक्शन है 2027 में। फिलहाल ये स्थिति है। तो 2022 से 27 अगर सब कुछ सही रहा तो धामी जी पहले सीएम बन जाएंगे जो अपना कार्यकाल शुरू भी वही करते हैं और उसका अंत भी वही करेंगे। वैसे अभी काफी टाइम बाकी है, भगवान जाने क्या होगा, लेकिन इस तरह से आपको समझ में आया कि सीएम कौन कौन थे। अब एक सेकंड लेयर पे हम चलते हैं। सेकंड लेयर क्या है इसकी, आप समझो, ये जो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, ये क्या करती है, पूरा खेल क्या करती है, संविधानिक बॉडी बहुत बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल इधर लिख देता हूं, यहाँ पे संविधान पे बहुत इन्होंने जोर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन्होंने बनाई, जैसे यूके पीसीएस, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ऐसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सारे इन्होंने चीजें बनाई। अब जो बीजेपी है आज के टाइम पे, जो मोदी जी ने विचार दिया है ज्ञान, ज्ञान की फिलोसफी को ये पहले से बढ़ा रही है, तो हम याद रखेंगे इसको ज्ञान से, ज्ञान से। ठीक, फिर कांग्रेस आएगी, तो कांग्रेस क्या करेगी, ये फिर से, पहले भाई इसकी जो पहले सरकार रही थी उसने संविधान पे ज्यादा जोर दिया था, ये क्या करेगी इस टाइम, कानून वाली चीजें, कानून वाली ये सारी चीजें बनाएगी। जैसे उत्तराखंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये क्या है, एक कानूनी या विधिक बॉडी है जो एक्ट से बनी हुई है। ऐसे ही ये क्या बनाएगी, महिला आयोग, महिला आयोग। ठीक, यूके एस यूके ट्रिपल एस सी, तो ये सारे काम ये करती है। ठीक, महिला आयोग भी बनाती है, यूके ट्रिपल एस सी भी बनाती है, और क्या बनाती है, किसान आयोग, किसान आयोग, राइट टू सर्विस एक्ट भी ये पास कर देती है। कुल मिला के काफी कानूनी रूप से ज्यादा काम करती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आपसे, जब आप फंसोगे ऑप्शन में, आपको पूछेगा कि यार ये एक्ट पूछा गया है, किस सीएम ने बनाया होगा, तो आप दिमाग पे जोर देना कि अच्छा एक्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है तो फिर एनडी तिवारी साहब, एक्ट बनाया है तो कांग्रेस ने बनाया है और दूसरे वाले टर्म में बनाया है। ठीक है, एटलीस्ट आपको आइडिया लगाने में हेल्प मिलेगी। ठीक, 2017 से 22, तो ये क्या करेंगे, ये ज्ञान की ही फिलोसफी को आगे रखेंगे, ज्ञान 2.0 कर देंगे एक तरीके से। ठीक, इतना याद हुआ। और ये जो करंट गवर्नमेंट है इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे ही, इन सबको भी देखेंगे, तो आपकी पूरी पॉलिटी या पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन उत्तराखंड पूरा हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए ये हम देख चुके हैं। ठीक, आज हम स्टार्ट करते हैं 2007 से 2012 वाला, 2012 वाला। चलिए 2007 2012, तो पहले देखिए, पहले आप टर्म ही देख लो, 2007 से लेके 2 साल तक रहते हैं, 9 तक, कौन, भुवन चंद्र खंडूरी। फिर 2009 से लेके 2 साल ये रहेंगे 2011 तक, कौन, रमेश पोखरियाल निशंक। उसके बाद 2011 से लेके 2012 तक, है ना, 7 से 12 था ना, 2007 से 8-9 तक, ये 9 से 11 तक, ये 7-8 में रहेंगे, ये 9 से 11, और ये 11 से 12 तक, भुवन चंद्र खंडूरी। तो ज्ञान की फिलोसफी है, ज्ञान क्या है, देखिए ज्ञान ये मैंने बनाया है इसमें, ज्ञान। तो पहला जो सरकार काम करती है वो गवर्नेंस में करेगी, काफी ज्यादा रिफॉर्म गवर्नेंस में। फिर यूथ के लिए करती है, फिर अन्नदाता के लिए, अन्नदाता मतलब फार्मर, किसान, और फिर नारी के लिए, नारी। ठीक,
चलिए, तो सबसे पहले गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में दो काम करती है, एक तो ये लोकायुक्त। लोकायुक्त, आपको पता है कि दो बॉडी होती है, केंद्र में होती है लोकपाल, लोकपाल, और राज्य में होती है लोकायुक्त, लोकायुक्त। तो ये लोकायुक्त की नियुक्ति करती है, उसके लिए एक्ट लेके आएगी कब? 1 नवंबर 2011 को। ठीक। दूसरा ये क्या काम करती है, आपको पता है कि 2008 में डिलिमिटेशन होता है। डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन, परिसीमन, परिसीमन करते हैं। और ये परिसीमन कब से लागू होगा? 2012 से लागू, इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यूथ के लिए क्या करते हैं? तो यूथ के लिए 2010 में यूथ पॉलिसी लेके आते हैं, युवा नीति। ठीक है। अन्नदाता के लिए क्या करते हैं? अन्नदाता मतलब किसान। तो किसान के लिए 2011 में गो सेवा आयोग, या काउ कमीशन ये बना देते हैं। ठीक। और 2008 में ही 12 मार्च, अगर आपको याद रखना है, 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उससे 4 दिन बाद 12 मार्च 2008 को जो उत्तराखंड में महिलाएं हैं उनको पंचायती राज बॉडीज में 50% रिजर्वेशन दे देते हैं। ठीक। अब आप थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको इनके बारे में बताता हूं क्या है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं परिसीमन से। परिसीमन 2008 में परिसीमन आप देख चुके हैं। डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन आप देख चुके हैं कि किस बॉडी या किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीटें ऐड हुई, कम हुई। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। चलिए, तो डिलिमिटेशन आपको मैं करा चुका हूं, तो डिलिमिटेशन अपना पूरा हुआ। अब इसमें हम देखते हैं यूथ नीति। तो 2010 में जो यूथ नीति है, पॉलिसी है, तो पॉलिसी है, डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे। फिर भी पूछेगा क्या? तो भाई यूथ को बढ़ावा देने के लिए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, एंगेज करने के लिए, उनको नए अवसर प्रदान करने के लिए, ऐसी कुछ पॉलिसी होगी। ठीक है, यही होती है पॉलिसी। जो गाय है, गो सेवा आयोग, आपको 2011 गो सेवा आयोग रखना है याद, क्योंकि गाय को संरक्षण के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, इन सब चीजों के लिए ही बनाया गया होगा। ये भी मीन्स क्या है, आप इसमें कितना भी पढ़ लो आपको यही निकल के आएगा और कुछ नहीं आएगा। बाकी इकोनॉमी वगैरह में जब इसको देखेंगे तब देख लेंगे। अब दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो लोकायुक्त और एक ये नारी वाला रिजर्वेशन। तो जो रिजर्वेशन हुआ उत्तराखंड में 12 मार्च 2008 में, तो अगर आपके पास क्वेश्चन है कि क्या उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायती राज बॉडीज में, तो आंसर इज नो। पहले बिहार ये काम कर चुका है। बिहार में ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है 1992 कि हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए हमें 33% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो भाई आप 50 क्यों दे रहे हो? तो बात यह है कि इसमें बोला गया है कि मिनिमम आपको इतना रिजर्वेशन देना है, मैक्सिमम आपकी मर्जी है। तो इन्होंने बढ़ा के इसको 50% कर दिया। ठीक। पहले बिहार ने किया, उत्तराखंड ने दूसरी बार किया, दूसरा राज्य बना उत्तराखंड 2008 में। यहां से दो टर्म निकल के आती है। क्या? मेंस के लिए आपको बता रहा हूं, कभी अगर आपको लिखना हो तो क्या है याद रखना, पिरामेडिकल, पिरामिड होता है ना, पिरामिडिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन। ये देखिए, जितने भी ये सब है ना, इन्होंने रिजर्वेशन कहाँ दिया है? नीचे वाली बॉडीज में, इस बॉडीज में, यहाँ पे। तो यहाँ पे महिलाएं ज्यादा हैं पंचायती राज बॉडीज में। यहाँ पे भाई आप 33 की जगह 50% आपने कर दिया।
आप राज्य स्तर पे जाओगे तो महिलाएं और कम है, आप केंद्र में जाओगे तो और कम है, और कैबिनेट में देखोगे तो महिलाएं कितनी है, बहुत कम है। तो ये है कि भाई पिरामिड की तरह रिप्रेजेंटेशन हो रहा है महिलाओं का, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जबकि होना कैसे चाहिए कि भाई ये मेल है, इधर मेल है, और जितने मेल हैं लगभग उतनी ही फीमेल है। हमारे देश की पॉपुलेशन अगर 70 करोड़ 140 करोड़ है तो 70 तो मेल है उसमें और 70 करोड़ फीमेल है। तो इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसे है, इस तरीके से, ठीक है। ये जबकि गलत है जो भी है। तो आपको कभी आए लिखने के लिए तो आप इसको लिख देना, इस बात से आप लिंक करके याद रख सकते हो, ठीक। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, एक था लोकायुक्त। तो लोकायुक्त मैंने सबसे लास्ट में क्यों उठाया, ये गवर्नेंस वाला पार्ट है। तो लोकायुक्त इसलिए मैंने सबसे लास्ट में उठाया क्योंकि यहीं पे पूरा खेल है, इसी की वजह से सत्ता पूरी जाती है। तो अब देखिए 2011 चुनाव कब है, 2012 में, फरवरी के आसपास चुनाव होंगे। तो फरवरी में चुनाव है तो जनवरी दिसंबर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लग गई होगी या लग जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जिस टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाली थी उसके थोड़े टाइम पहले ही 1 नवंबर सन 2011 में भुवन चंद्र खंडूरी साहब अभी इनका निधन हुआ है। अभी क्या हुआ है कि मैं कल कोटद्वार गया हुआ था, तो न्यूज में तो पढ़ा ही था, उसमें एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि वहां की शायद सांसद हैं, सांसद नहीं विधायक होंगी, रितु खंडूरी। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि, इसका फोटो भी मैंने लिया था, बोर्ड पे लिखा हुआ था कि माननीय विधायक या माननीय जो भी है रितु खंडूरी जी, वो श्री स्वर्गीय श्री क्या नाम है भुवन चंद्र खंडूरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इनके उपलक्ष्य में ऐसी ऐसी चीजें कुछ ऑर्गेनाइज करने की बात थी। इनका मैंने फोटो भी लिया। तब मैं क्या यार, ये जो काम करके गए हैं ना, सच में बहुत बढ़िया काम करके गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने लोकायुक्त की उस टाइम पे मांग चल रही थी, लोकपाल की, उस टाइम पे ना जन लोकपाल विधेयक उसकी मांग चल रही थी। अन्ना हजारे देश में आंदोलन कर रहे थे, पूरा देश आक्रोशित था कांग्रेस के भ्रष्टाचार से। तो केंद्र में चल रहा था, राज्य में ये इतने बढ़िया सीएम, ये पहली ले आए। जैसे वहां पे मांग चल रही थी, ये पहली ले आए। इन्होंने बोला कि यार देखो, मैं सीएम हूं, मेरे ऊपर भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, मेरे नीचे कैबिनेट में मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसकी भी जांच होनी चाहिए। एमएलए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। कोई अधिकारी है, सबकी जांच होनी चाहिए। तो क्या आज आप शिकायत करोगे जांच नहीं होगी? जांच होगी। आज आप शिकायत करते हो किसी अधिकारी की, किसी सांसद की, तो उसकी जांच कैसे होगी भाई? उसके लिए कोई एसआईटी बैठेगी, कोई कमेटी बैठती है, उस कमेटी को कोई अधिकारी लीड करेगा, उस एसआईटी या कोई भी और एक कमेटी बैठती है, उसको वो लीड करेगा, उसके ऊपर वो रिपोर्ट देगा, कहाँ, सीएम में या विधानसभा। कुल मिला के इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब यहाँ पे सारा सिस्टम चल रहा था, तो ये क्या है, ये जांच के दायरे से बाहर थे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई ले नहीं सकता। आप कार्रवाई करोगे भाई, इस एमएलए की शिकायत आप सीएम से करोगे, सीएम साहब को पता भी चला कि चलिए ये करप्ट है, तो सीएम साहब बोल ही नहीं सकते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि जैसे ही मैं इसको करप्ट बोलूंगा, पता चल जाएगा कि मेरी ही पार्टी एक तरीके से करप्ट है, और फिर अपोजिशन उस मुद्दे को उठाएगी। कांग्रेस बोलेगी कि देखो, इनके मुख्यमंत्री ही मान चुके हैं कि इनका विधायक करप्ट है, फिर भी इनको कोई सजा नहीं मिल रही है, या फिर वाइस वर्सा, है ना। ऐसे चलता है पॉलिटिक्स में। तो इन्होंने ये सारी अटकलें इन्होंने खत्म कर दी। बोले एक बॉडी है, ये सबकी जांच करेगी, इंडिपेंडेंट, फेयर और बहुत बढ़िया से जांच करेगी। अब जितने भी, अभी तो क्या है, इतना आप इसकी इंटेंसिटी समझ नहीं सकते। उस टाइम पे लोग भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, परेशान आज भी है, लेकिन तब अवेयर हो गए थे, आक्रोशित भी थी जनता। तो उस टाइम पे इनका एक्शन बहुत समझदारीपूर्ण और बहुत बढ़िया एक्शन था। इसने पूरा इलेक्शन बदल के रख दिया। कैसे? अब चुनाव होना है भाई फरवरी में, 2012 में हम आ चुके हैं, 70 सीट हैं। तो 70 सीट में कुछ ऐसा संयोग बैठा है कि भाई 31 जीती बीजेपी ने और 32 कांग्रेस ने, 31 और 32। अब देखो, मेजोरिटी किसी के पास नहीं है। क्यों? कोई भी चाह ही नहीं रहा था कि हमें अपनी सरकार बनानी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सरकार बनेगी, वो एक एक्ट पारित करके गए हैं, और जैसे ही आपकी सरकार बनी,
वो एक्ट इन्फोर्स हो जाएगा और सीधे सीधे आपके ऊपर जांच, अगर किसी ने शिकायत की है तो जांच बैठ जाएगी। जांच बैठ जाएगी, आप पकड़े जाओगे तो भाई पूरा खेल खराब हो जाएगा। अब इनसे तो सभी परेशान है, इवन बीजेपी भी परेशान थी अपने ही मुख्यमंत्री से। क्यों? क्योंकि इनके जो एमएलए हैं, इन्हें पता है कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो सीएम बनेंगे खंडूरी साहब, क्योंकि जनता इनको अच्छा प्यार देने लगी है। और अगर ये बनते हैं सीएम तो होगा क्या कि फिर हम पे एक तरह से जांच बैठ जाएगी। जांच बैठ गई तो हम तो पहले से ही जनता की बहुत सारी सेवा कर चुके हैं, इसलिए हमें परेशानी होगी। ठीक, तो इनके पास, बीजेपी वालों के पास एक ऑप्शन था कि भाई आप अपनी सरकार बनाओ, और सरकार बनाओगे तो खंडूरी साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, और इनसे जो इनका पहले विधेयक आया हुआ है उसे कैंसिल करा दो या फिर उसमें संशोधन करा दो। अब आप समझो, ये इनसे संशोधन करा कैसे सकते हैं, और ये संशोधन करने के लिए मान भी जाएंगे तो फिर जनता क्या बोलेगी कि भाई आप ही एक्ट लेके आए थे, आप संशोधन क्यों कर रहे हो? जब इतना बढ़िया एक्ट पहले आपने बोला था तो आप संशोधन क्यों कर रहे हो इसमें? दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो। तो ये उसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। एमएलए ये चाह के भी सरकार बनवाए तो इन्हें पता है कि यार मुख्यमंत्री ये बन जाएंगे, जनता में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, हमारे ऊपर जांच बैठ जाएगी, हमें अपना सीएम वीएम कुछ नहीं चाहिए, हम एमएलए बना रहना चाहते हैं। कांग्रेस से बोला कि आप आगे बढ़ो, इसलिए क्योंकि भाई कांग्रेस मतलब दूसरी पार्टी है। अब दूसरी पार्टी आएगी सत्ता में तो वो क्या करेगी, पिछली जो भी पॉलिसी है उसको निरस्त कर देती है एक तरीके से कि अच्छा उस सरकार ने बढ़िया नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम संशोधन करके बढ़िया एक एक्ट लेके आएंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा भी नहीं, क्योंकि पता है कि यार ये दूसरी पार्टी है, पहली पार्टी को ऐसे करती है सारी पार्टी। तो ये भी बात सही है। तो कांग्रेस आती है सत्ता में और 2014 में ये एक्सेप्शन लेके आते हैं कि भाई ये जो लोकायुक्त एक्ट था ये ऐसे ही था, टेम्परेरी था, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसमें बताओ यार हमारे सीएम साहब को इंक्लूड कर दिया है, इनको हटाओ यहाँ से। अच्छा, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी इन्होंने डाल दिया, उसको भी हटाओ, हमारे एमएलए साहब को भी इन्होंने डाल रखा है, तो सब कुछ इन्होंने खत्म कर दिया। तो एक तरह से डिसफंक्शनल हो गया, बचा ही क्या फिर? किसकी जांच करेगा लोकायुक्त? किसी की नहीं करेगा। आपने सुना है उसके बाद से कुछ नहीं है। तो ये काम कांग्रेस ही कर सकती थी, कांग्रेस ने किया, अंदर से बीजेपी ने शायद सपोर्ट किया होगा। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, तो पूरा खेल समझ में आया पॉलिटिक्स का क्या है, इस तरीके से चल रहा था। अब आपसे पूछ लेगा कि लोकायुक्त जो बने, तो पहले लोकायुक्त कौन थे और दूसरे कौन थे और आज कौन है? तो आज तो बनाया ही नहीं है इन्होंने, अपॉइंट ही नहीं किया हुआ है, अभी कुछ पहले कर दिया हो तो कर दिया, अदरवाइज नहीं किया है। तो पहले कौन थे? रजा साहब, SHA, रजा, बोल बंदे तेरी रजा क्या है, ठीक है, रजा साहब थे। दूसरे नंबर पे थे DD हाल, DD हाल या हार्ट, DD हाल, ठीक है, दो नाम याद रखना, DD हाल। बस उसके बाद अपॉइंटमेंट किया ही नहीं, नैनीताल हाई कोर्ट ने भी बोला कि भाई कर दो, सरकार कुछ सुन ही नहीं रही, नहीं कर रही है, ठीक। तो लोकायुक्त, अब आपको समझ में आया कि 2007 से लेके 12 तक बीजेपी की सरकार थी, तीन एक तरह से सीएम रहे, तीन मतलब 3 बार सीएम रहे। ज्ञान की फिलोसफी थी, GYAN, जी से गवर्नेंस में रिफॉर्म किए, कौन से रिफॉर्म थे? परिसीमन वाला और एक लोकायुक्त वाला। दूसरा वाई से यूथ, ए से अन्नदाता में गो आयोग लेके आगे, ठीक, और एन से नारी को रिजर्वेशन। याद रह जाएगा? याद रहेगा तो हम द्वितीय निर्वाचन सभा को देखते हैं किस हिसाब से। देखो भाई, ये चीज वीडियो हो रही है ना, रिकॉर्डिंग, हाँ ये है ना। अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ देता हूँ, ठीक। दूसरी निर्वाचन, राज्य में दूसरी विधानसभा के लिए आम चुनाव 21 फरवरी, मतलब छोड़ो ये डेट छोड़ो, 7 से लेके मतलब 2007 में संपन्न हुए। इसमें 4 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो एक फैक्ट ये याद रख लेना, 4 महिलाएं। तो आप ऐसे याद रख लो ना, ज्ञान की फिलोसफी में जो लास्ट वाला एन है वो नारी है, और नारी के लिए 50% रिजर्वेशन भी और 4 नारी, है ना, ऐसे याद रख लो। 8 मार्च 2007 को भाजपा में भुवन चंद्र खंडूरी राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर। तो हरवंश कपूर पहले प्रोटेम स्पीकर,
फिर लगभग ये स्पीकर बनते रहेंगे, जब भी भाजपा की सरकार आएगी ये बनते रहेंगे, ठीक है, हरवंश कपूर साहब। इससे ज्यादा तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है इसमें, है ना। अब बताइए इतनी सी इन्फॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे, जो मैंने आपको समझाया है। इसलिए थोड़ा सा एक बार आप सही से समझ लोगे तो आपको किसी और बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा लेंदी है, मुझे पता है लेक्चर, आप बोर भी हो रहे होंगे, बट क्या करें यार, मजबूरी है। थोड़ा घूमने आप जाया करो, डेली भी नहीं तो कम से कम 2 3 4 दिन में कहीं थोड़ा बहुत घूम के आओगे ना, तो माइंड भी रिफ्रेश रहेगा। अदरवाइज क्या है, आप पढ़ते पढ़ते रहोगे, दिमाग बोर हो जाता है। ये चीज मैंने स्टार्ट की है, पढ़ना तो मैंने छोड़ दिया है खैर अभी, लेकिन वैसे पढ़ना छोड़ दिया है कि कंपटीशन के लिए, लेकिन इस इन सब चीजों के लिए तो पढ़ना पड़ता ही है। एक चीज और, जब आप जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। जैसे कल मैं कोटद्वार गया हुआ था, तो वहां देखा मैंने, पता था मुझे कि BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, लेकिन उसका पूरी बिल्डिंग देखी वहां पे, तो और समझ में आया कि अच्छा यार ऐसे 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 होता है। फिर वहां पे भी कोटद्वार में जब आप एंट्री करते हो ना, तो बाहर से निकाल रहे हैं आपको। जब आप बाहर से जाओगे तो एक बेम्बू का बहुत बड़ा, पता नहीं क्या है वो, ठीक है, उस फैक्ट्री में उन्होंने निकाला, तो पता चला कि यार यहाँ पे बेम्बू का प्रोडक्शन भी होता है। और फिर आगे हम गए तो बाग पड़ा हुआ था वहां पे, बाग नहीं बाग, बाग गार्डन, ठीक है, मैंगो गार्डन ठीक है। तो उसमें क्या था, 2 3 गाड़ी खड़ी हुई थी, और वहां से आम तोड़ तोड़ के पैक कर करके, कोटद्वार के नाम से इतने बड़े बड़े कार्टून उन्होंने बनाए हुए थे, उसकी पैकिंग करके भेज रहे थे। कहाँ भेज रहे थे, पंजाब और दूर। तो यार मैं क्या, एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से, मतलब ठीक है हमें पता होगा, लेकिन जब आप उसको देखते हो सामने से तो चीजें और ज्यादा क्लियर होती रहती है। कुल मिला के अच्छा लगा कोटद्वार, पास में ही है, कभी उतना मैं गया नहीं हूँ, 1 2 बार ही गया हूँ बस, पहले बहुत पहले। कल देखा, कल इनका बोर्ड भी देखा, भुवन चंद्र खंडूरी साहब का, तो मुझे लगा मैं कि यार इनको एक बार श्रद्धांजलि देनी चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था। ठीक, चलिए आप आराम से पानी पी लेना, अभी पानी पी के ही फिर दूसरा ये स्टार्ट करना। मैं तो इसमें पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप थोड़ा पानी पी के पॉज लेके फिर इसको स्टार्ट करो, आराम से समझो, टाइम लगेगा मुझे पता है, बोर आप हो रहे होंगे, लेकिन आपको ये भाई पढ़ना है और तरीके से पढ़ना है। मैं ऐसे चलता हुआ काम नहीं करके जाऊंगा। अब तृतीय निर्वाचित विधानसभा, अब तृतीय की बात करते हैं। तो तृतीय में देखिए, तृतीय में कहाँ है, तो 12 तक हो गया, अब हमें देखना है 12 से 17, 12 से 17, 12 से 17। तीसरी सरकार, एक तरह से गवर्नमेंट लिख लेना, गव। इसमें आपको पता है 3 CM रहे थे, तो 3 CM का टाइम पीरियड देख लो, 2012 से लेके 2014 तक रहे कौन, विजय बहुगुणा, विजय बहुगुणा। इनके अंदर बहुत सारे गुण थे, ये हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। ठीक, आपको बाकी CM का बैकग्राउंड पता है क्या है, थोड़ा ध्यान रखना। ND तिवारी साहब आपको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं आंध्र प्रदेश के, और CM रहे हैं यूपी के, तो इनकी प्रोफाइल अच्छी थी। ऐसे ही इनके पहले भगत सिंह कोश्यारी साहब CM तो थे ही, और ये भी गवर्नर बने थे महाराष्ट्र के। ND तिवारी साहब के बाद भुवन चंद्र खंडूरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें मंत्री रह चुके थे। ऐसे ही निशंक साहब को आज आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये रह चुके हैं। तो जितने भी CM आए हैं बड़े बड़े पोर्टफोलियो उन पे रहे हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, तो 3 तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ये जज साहब है, तो भाई प्रोफाइल हाई प्रोफाइल है। अब 2014 से लेके 2016 तक, ठीक, और फिर 2016 से ही लेके 2016 तक, फिर 2016 से लेके 2017 तक, इस तरह से इसको देखना, इनको देख। चलिए इसको रिस्टार्ट करते हैं यार। कितना बैकअप हो पाएगा पता नहीं यार इसमें, फालतू में टाइम लग जाएगा।
तो इकोनॉमी है, इकोनॉमी, पॉलिटी इधर है अपनी। अच्छा चलिए, इतना बैकअप तो है इसमें, ठीक है। अच्छा ये हो गया अपना इधर, ये सब ठीक है, ठीक है। हम इधर थे ना, विजय बहुगुणा जी बन चुके हैं सीएम। इनका कार्यकाल जो भी इन्होंने काम किए वो हम देखते हैं बाद में। 2014 से 16 कौन रहेंगे? हरीश रावत। ऐसे ही इस टाइम पे भी हरीश रावत साहब, और इस टाइम पे भी हरीश रावत, हरदा इनको बोलते हैं। और मज़ेदार चीज़ ये है कि जितने टाइम मैं देहरादून में रहा हूँ उतने ही टाइम लगभग ये सीएम बने रहे हैं, ना उसके ठीक पहले ना उसके बाद। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छे से याद है, ठीक। 2014 से 16 कहानी क्या होती है, देखिए विजय बहुगुणा जी हट चुके हैं, अब हरीश रावत जी सीएम बनते हैं। हरीश रावत जी सीएम कैसे बनते हैं? क्योंकि देखिए जब विजय बहुगुणा सीएम बने थे, विजय बहुगुणा, तो उस टाइम पे लगभग आपको 35 चाहिए, 35 से 36 चाहिए मेजोरिटी। कांग्रेस की लगभग 37 सीट ही थी, 36-37 सीट थी इनकी, 36 या 37 सीट थी, मींस एकदम मेजोरिटी का मार्क जस्ट इन्होंने क्लियर ही किया था। ऐसे ही बीजेपी की कितनी थी? 34 बीजेपी थी। अब हमें पता है, देखिए जो सिस्टम था, हमें पता है कि भाई 31 सीट बीजेपी ने जीती थी, उसने सरकार बनाई नहीं। 32 कांग्रेस ने जीती थी, उसने सरकार बनाई। कुछ अदर्स भी थे, तो अदर्स कितने होंगे? 31 63, 7 लोग अदर्स होंगे, ये टोटल मिलते हैं आपके 70 बनते हैं। मेजोरिटी आपकी 35 प्लस रहेगी, ठीक। ये स्थिति रहती है। अब आप देखिए कांग्रेस के 32 हैं, 32 लोग कांग्रेस के थे, इन्होंने अदर के साथ गठबंधन किया हुआ था और गठबंधन करके सरकार चला रहे थे। जो अदर्स थे वो तो थे ही, आपको पता है कि लोकायुक्त का जो एक्ट था उसकी वजह से बीजेपी ने सपोर्ट किया था इनको, तो बीजेपी के भी कुछ लोग अंदर से इनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुल मिला के सरकार चल रही थी कांग्रेस की। अब होगा क्या, देखिए सरकार 2016 में, मार्च का महीना है, मार्च में आपको पता है, देखिए फरवरी में आपका बजट आ जाता है, आमतौर पे बजट मार्च में आ जाता है बजट, ठीक है, फरवरी मार्च में। तो उसमें क्या होता है, आप सरकार जितने भी पैसे खर्च करने वाली होती है उसके लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल पास करती है, विनिमय विधेयक पास होता है। अब होता क्या है कि कुछ लोग, भाई उत्तराखंड में क्या चल रहा था, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अल्पमत में ही एक तरीके से, लेकिन साठ गांठ करके उन्होंने काम चला रखा है। अब जब ये एप्रोप्रिएशन बिल आता है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ही लेके आएगी, तो वो पास हो जाना चाहिए, लेकिन वो पास नहीं होता है। पास क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 9 लोग हैं, 9 लोग ये बगावत कर देते हैं, 9 एमएलए एक तरह से बगावत कर देते हैं। अब 9 बगावत करते हैं तो आप समझो स्थिति कैसी बनी। केंद्र में बीजेपी है, ठीक, राज्य में कांग्रेस है, और बीजेपी के प्रेसिडेंट कौन है? श्री अमित शाह जी, ठीक। तो आपको लग रहा है कि फिर सही से सरकार ऐसे ही काम हो जाएगा? चलिए, अब आप एक चीज और समझो, ये जो 9 विधायक है, अब 9 विधायक चले गए, तो 70 में से 9 चले गए हैं, बचे कितने? 61। अब 61 पे अगर आपको मेजोरिटी देखनी है तो इसका आधा कर दो, तो कितना आएगा? 30.5। दैट मीन्स अगर 31 एमएलए किसी के पास है तो वो सरकार बना के ले जाएगा। अब ये बड़े संयोग की बात है कि यार संयोग से बीजेपी के पास 31 ही थे। देखिए कहाँ लिखा था मैंने, बीजेपी के पास संयोगवश 31 ही एमएलए हैं, बस सिर्फ एमएलए। तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि भाई 31 ही चाहिए थे और 31 ही बीजेपी के थे, तो भाई बिल्कुल बेस्ट हो गया। ऐसा जितने लोग सोच रहे हैं, तो आप अभी थोड़ा सा गोलूपन है आपके अंदर, ठीक। गोलूपन क्यों है? क्योंकि आप समझो केंद्र में एक सरकार है, वो सरकार चाहती है कि राज्य में भी उसकी सरकार हो, क्योंकि उसके पास सीट अच्छी है।
उस सरकार को बनाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है कि 9 एमएलए इसके अपोज में चले जाएंगे। 9 ही क्यों जाएंगे, 10 भी जा सकते हैं, 11, 12, 13, 14, पूरी पार्टी, आधी पार्टी तोड़ सकते हैं, वो क्यों नहीं टूटी? तो इसीलिए बस जितनी जरूरत थी उतना, क्योंकि आप खुद समझो भाई, एक विधायक को अगर आप 10 करोड़ रुपए दे रहे हो, 9 विधायक को आपने 90 करोड़ दिए, आप तोड़ने के लिए भाई 20 विधायक तोड़ लो, लेकिन 20 विधायक को आप 200 करोड़ रुपए दोगे उस हिसाब से, 10-10 करोड़ सबको दे रहे हो तो आप एक्स्ट्रा 100 करोड़ 110 करोड़ क्यों खर्च करोगे जब आपका सिर्फ 90 सीआर में काम चल जाएगा? है ना, समझ गए आप बात को? तो ठीक है, इसीलिए 9 लोगों ने बगावत की, मेजोरिटी का मार्क आ गया इतना। तो अब बिल्कुल सही है कि अब बीजेपी क्या है, ये बोलेगी कि भाई एक तरह से फ्लोर टेस्ट किया जाए, फ्लोर टेस्ट होगा तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। फ्लोर टेस्ट की बात आती है, दिन रखा जाता है 27 मार्च, 27 मार्च की। भाई 27 मार्च को एक काम करते हैं, फ्लोर टेस्ट करा लेते हैं। जो गवर्नर साहब है वो बोलते हैं कि यार मामला सही नहीं लग रहा, फ्लोर टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में जो गवर्नर है, भाई गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किस के सपोर्ट में है? प्रेसिडेंट किसके सपोर्ट में है? जो भाई रूलिंग गवर्नमेंट है, बस सिंपल सा लॉजिक है। तो वो फ्लोर टेस्ट की बात रखती है कि 27 मार्च 2016 को फ्लोर टेस्ट करा लेते हैं। फ्लोर टेस्ट क्या होता है कि जो भी आपकी विधानसभा है उसके पटल पे हम देख लेते हैं कि कितने लोग किसके पक्ष में, कितने लोग किसके पक्ष में नहीं है। बात सही है, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कानूनी रूप से सही काम हो रहा है। अब कांग्रेस को पता है, या फिर जो हरीश रावत जी थे उन्हें पता है कि यार काम अटक जाएगा, क्योंकि 31 तो उसके साथ है और 31 पे मेजोरिटी है। तो ऐसा थोड़ी है कि बिकने वाले सिर्फ एक ही पार्टी में होते हैं, बिकने वाले हर पार्टी में होते हैं, बस उनकी कीमत सही लगाने वाला आदमी चाहिए। सही कीमत आप लगाओगे तो हर पार्टी के लोग बिक जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवन। कोई एक दो भाई एग्जाम्पल या एक्सेप्शन हो सकते हैं, अदरवाइज सब लोग बिकते हैं। खरीदने वाला चाहिए, सही कीमत भी चाहिए। तो भाई क्या होगा, इसमें से यानी 31 में से सेंध लग जाती है, 3 विधायक बीजेपी के भी एमएलए गायब हो जाते हैं। अब 3 इनके भी गायब हो गए। अब 3 गायब हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बीजेपी के पास कितने बचे? 28 एमएलए टोटल, 3 इनके जा चुके हैं। अब ये भी वही बहुमत से थोड़े से पीछे हैं, कांग्रेस भी पीछे है। तो अब क्या होगा? अब इन्हें पता चलेगा कि यार सरकार तो हमारी भी नहीं बनेगी, भाजपा वाले सोचते हैं। सिंपली क्या होगा कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो, प्रेसिडेंट रूल। कि गवर्नर साहब बोलेंगे कि भाई देखो दोनों तरफ से खरीद फरोख्त चल रही है, हमारे भी 3 एमएलए खरीद चुके हैं, ये हमने भी खरीदे थे किसी के 9, तो उस वजह से सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेल हो रही है, सीधे प्रेसिडेंट रूल लगाना है। आर्टिकल 356 में है प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट रूल भी थोड़ा सा समझ लो साथ ही साथ। आर्टिकल 356 में है, ठीक, जैसे ही लगता है तो राज्य के सारे काम किसके हाथ में पहुंच जाते हैं? गवर्नर के। गवर्नर काम करेंगे, ठीक, सीएम की सारी पावर, फिर सारी सब कुछ गवर्नर के नाम से होगा। फिर जो भी विधेय है वो संसद पास कर सकती है, संसद। अब होगा क्या कि संसद इस 357 को या 356 को 2 महीने के लिए बढ़ा सकती है, फिर 6 महीने बाद उसको फिर पास करना पड़ेगा, फिर से 6 महीने बाद पास करना पड़ेगा। ऐसे करते 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 सिर्फ 3 साल तक मैक्सिमम वो इसको ले जा सकती है, उसके बाद आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। इस चीज को याद रखना बस। तो भाई अब ये काम हो गया, 356 लग चुकी है, सारा सिस्टम खत्म। जो हरीश रावत साहब है ये बोलते हैं कि यार, हरीश रावत, हरदा जिनको बोलते हैं, ये जाते हैं नैनीताल हाई कोर्ट, भाई ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है ना। क्यों गड़बड़ हो रहा है कि यार देखो फ्लोर टेस्ट की एक डेट रखी गई थी, उस डेट पे फ्लोर टेस्ट करा लो, आप उसके पहले ही क्यों भगा दे रहे हो? या फिर आपने भंग क्यों की? पूरी जो हमारे विधानमंडल था, विधानसभा थी, आपने भंग कर दी। भंग नहीं करनी चाहिए थी, आप फ्लोर टेस्ट करा लेते, उसमें बहुमत नहीं आता तो आप भंग कर देते, आपने भंग क्यों किया? तो नैनीताल हाई कोर्ट क्या है भाई, कन्विंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे नैनीताल हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो ये बोलता है कि भाई हरीश रावत जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हरीश रावत जी को हरी झंडी मिलती है और उनसे बोला जाता है कि आप जाके सीएम बनिए, हम रिस्टोर कर रहे हैं। तो कोर्ट रिस्टोर कर देता है, रिस्टोर करता है,
और हरीश रावत जी एक दिन के लिए सीएम बन जाते हैं। अब एक ही दिन क्यों? क्योंकि अगले दिन को इसी जजमेंट को कौन चैलेंज कर देगी? बीजेपी चैलेंज करती है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसको निरस्त कर देगा कि नहीं नहीं, प्रेसिडेंट रूल ही लगाओ। क्यों? बोले क्यों हम बाद में बताएंगे, फिलहाल प्रेसिडेंट रूल लगाओ। क्योंकि भाई यहाँ पे अगर कांग्रेस है, इधर बीजेपी बैठी हुई है ऊपर दिल्ली में, तो अगर एक अच्छा वकील है, वो कानून को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन जो बहुत बेहतरीन है वो क्या करता है? वो जज को भी जानता है। तो जज को ही जानते थे या नहीं भी जानते होंगे, मतलब आप समझो भावनाओं को, तो किस तरीके से खेल चलता है पॉलिटिक्स में वो सब लोग समझते हैं, आप लोग भी समझते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल एक तरह से रिस्टोर हो जाता है, गवर्नर रूल लग जाता है, गवर्नर साहब इसको रूल करते हैं। अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा इसको बढ़ा नहीं सकता, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? वो एक फॉर्मूला इजाद करता है कि यार ऐसे कब तक गवर्नर रूल लगा रहेगा। आप एक काम करो, 70 तो थे टोटल, उसमें से 9 ये कांग्रेस के भाग गए, इनको निकाल दो। ऐसे ही 3 बीजेपी के भाग चुके हैं, आप इनको भी हटा दो। तो बचा कितना? 9 और 3 12, तो आपके 58 लोग बचे टोटल। अब इस 58 का आप देख लो बहुमत कितने पे, तो बहुमत आ रहा है 29 पे, 29 पे बहुमत है। अब कांग्रेस के पास कितने हैं? कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास, तो बीजेपी आपको पता है कितना है? 31 थे, 3 एमएलए उसके चले गए, तो कितने बचे बीजेपी के पास? बीजेपी के पास बचे 28 एमएलए। ठीक, कांग्रेस के पास कितने थे? कांग्रेस के पास जितने भी थे, अब उसमें से क्या है, ज्यादातर लोग तो भाई 9 तो पहले ही हट चुके हैं कांग्रेस वाले, तो कांग्रेस के पास 32 थे, 32 में से आप 9 निकाल दीजिए, कितने बचे? 32 में से 9, 23 7 30 2 32, 23 एमएलए बचे, 23 एमएलए। लेकिन कांग्रेस क्योंकि उस टाइम पे रूलिंग थी और ये सही काम भी था इनका, तो इनको जो अदर्स वाले थे वो सपोर्ट कर देते हैं, तो 6 जो अदर्स थे वो सपोर्ट कर देते हैं, काम इनका हो जाता है। तो देखिए 23 6 29 और ये 28 बीजेपी के आप जोड़ दो, 8 9 17 5 57। ठीक है, तो मीन्स 6 विधायक या 6 या 7 विधायक जो अदर्स थे वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। एक और जोड़ लीजिए, ये दूसरे दल, दोनों कौन से दल से थे? निर्दलीय थे, जो इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं, इंडिपेंडेंट। जो निर्दलीय होते हैं इन पे दल बदल कानून भी नहीं लगता है, तो ये इसको सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है, फिर से हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड था आप इसको समझना, हरीश रावत हरीश रावत हरीश रावत, तो लगभग 22 अप्रैल फिर से रूलिंग आती है कोर्ट की, और कुल मिला के 44 दिन 44 डेज उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल लगता है। फिर से हरीश रावत जी रहते हैं। हरदा है ना, हरदा के नाम से फेमस है ना। तो ये था इनके टाइम पीरियड में जो भी डेवलपमेंट थी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं कि भाई इन्होंने काम क्या किया। तो काम के लिए मैंने आपसे बताया था कि यार देखो, आपने इसके पहले वाला ये देखा है कि देखिए ये वाली कांग्रेस क्या करती है, सारे संवैधानिक बॉडी बनाती है, और ये वाली जो 12 से 17 वाली कांग्रेस है ये सारी कानूनी चीजें बनाती है। सबसे पहले क्या, आप देख लो, मैं इधर लिख देता हूं आगे। चलिए, तो पहले क्या काम करेंगे, पहले दूसरा तीसरा जितने भी ये काम करेंगे सब कानूनी काम ये करते हैं। तो किसान आयोग बनता है, किसान कमीशन, किसान आयोग 2016 में इसको बनाते हैं। ठीक, ऐसे ही स्टेट ह्यूमन मानव अधिकार ह्यूमन राइट कमीशन बनता है कब? 2013 में। ऐसे ही स्टेट वीमेन कमीशन बनता है, महिला आयोग कमीशन बनता है कब? 2013 में ही बन जाएगा ये भी। ऐसे ही यूके SSSC ये 2013-14 में बनता है, SSSC। ठीक, किसान आयोग बन जाता है, महिला आयोग बनता है, और
ये सब आयोग बनते हैं। एक आयोग और बचा आपका, कौन सा आयोग है? एक सेकेंड, कौन सा आयोग है एक और आयोग नहीं है दूसरा, राइट टू सर्विस एक्ट मैंने आपको लिखवाया था, राइट टू सर्विस एक्ट, सर्विस एक्ट, सेवा का जो अधिकार है वो आपको 2014 में दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे काम, जितने कानूनी काम है, कांग्रेस करती है। कब से कब तक? 2012 से 2017 तक। याद रहेगा कि याद आपको नहीं भी है तो फिर एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये स्थिति आपने देखी किस हिसाब से है। तो ये वाली सरकार हम देख चुके हैं, ये वाली भी हमने देख ली है। ठीक, अब चलते हैं 2017 से 2022 वाले। इसमें बीजेपी आती है, बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री हैं, तीनों के कार्यकाल और ये जो काम है हम देखते हैं किस हिसाब से। ठीक, तो 2017 से 22, 2017 से 2022 तक। तो पहले बनते हैं आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। जब ये बनते हैं सीएम, तो अब आप समझो, ये अगर आपको कुछ याद नहीं रहे तो जो पहाड़ के लिए काम करना था, एक्चुअल में पहाड़ के लिए काम इन्होंने किया है। क्यों? मैं आपको, चलिए मैप हम इंपोर्ट करते हैं। अब देखिए, पहली चीज कि उत्तराखंड में एक जो बात चली आ रही थी बहुत पहले से, वो थी कि यार आप ना उत्तराखंड की जो राजधानी है वो फिक्स नहीं कर रहे हो। भाई, पहाड़ के नाम पे, पहाड़ी अस्मिता के नाम पे उत्तराखंड बना, आपने पहाड़ एक भी राजधानी बनाई नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये जो पहले बात चल रही थी किस चीज की, कि गैरसैंण को राजधानी बनानी है, गैरसैंण, गैरसैंण हमें इसको राजधानी बनाना है। अब गैरसैंण आप जानते हो क्या है ज्योग्राफिकली? तो पहले आपको हिस्टोरिकली बताता हूँ, फिर ज्योग्राफिकली। एक्चुअल में क्या होता है, जब यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, मांग उठाता है कि अलग राज्य बनेगा, तो उसमें वो बात करते हैं कि भाई पहाड़ी अस्मिता की, हिल आइडेंटिटी की, कि भाई पहाड़ का विकास पहाड़ों से होगा, पहाड़ियों से होगा, उसके लिए हमें राजधानी भी पहाड़ पे चाहिए। तो इन्होंने बोला कि यार दोनों मंडलों के बीच में एक जिला है चमोली, उस चमोली का ये जो लोअर पार्ट है, यहाँ पे है एक जगह गैरसैंण, हम गैरसैंण को राजधानी बना देते हैं। यहाँ से देखिए पूरे सारा पहाड़ लगभग इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा, किसी को भी फेवर नहीं मिलेगा और ना कोई एक तरह से डिस्पैरिटी कहीं पे होगी। तो ये बात बोली इन्होंने। फिर ये क्या बोलते हैं कि भाई ये जो गैरसैंण है, तो गैरसैंण आप इसका नाम बदल दो। 1992 में इन्होंने बोला कि गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण रहेगी, लेकिन हम इसको नाम से बोलेंगे चंद्रनगर। चंद्रनगर क्यों? क्योंकि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, उनकी यहाँ पे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन है? इनका फ्रीडम स्ट्रगल में काफी ज्यादा योगदान था। कुछ अंग्रेज क्या थे, निहत्थे लोगों पे गोली चलाने के लिए बोल रहे थे, वीर चंद्र सिंह ने मना कर दिया, इनको बर्खास्त कर दिया, फिर इनको एक तरह से उत्तराखंड में दोबारा आने ही नहीं दिया गया। इनका समाधि स्थल है यहाँ पे कोदिया बगड़, कोदिया बगड़, ये दूधा टोली रेंज है, यहाँ पे कोदिया बगड़ है, वो इनकी समाधि स्थल है। मेला भी लगता है वहां पे हर साल। चंद्रनगर उसका नाम रखने की बात की गई। चंद्रनगर क्यों? क्योंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे था। बात भी सही है, पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे होनी चाहिए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट भी बता देता हूं इसका। देखिए, उत्तराखंड में क्या है आपको, हमें पता है, सबको नहीं पता तो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे कि देखिए ये क्या है ना, ये ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय है पूरा, और बीच में इधर क्या है, ये मिडिल हिमालय है, उसके नीचे क्या है, ये सारा शिवालिक है, मोटा मोटा ऐसे ही है। अब ये जो पहाड़ होते हैं ना, आप पहाड़ पे ऐसे समझो जैसे आप शिवालिक पे जाओगे तो फिर एक ऐसे प्लेन एरिया आएगा। आप एक तरह से ऐसे समझो, आप कहीं भी अगर किसी पहाड़ पे चढ़े हो जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं,
तो आपने देखा होगा पहले सीढ़ी रहती है, फिर थोड़ा सा प्लेन एरिया आता है, मीन्स ऐसे रहता है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी है, सीढ़ी, फिर ऐसे प्लेन रहेगा, फिर इस तरीके से फिर प्लेन रहेगा। तो ये जो प्लेन एरिया है इसी को बोलते हैं समतल एरिया, समतल एरिया है। तो ये बीच बीच में यहाँ पे सब में ये समतल एरिया है, इधर भी है ये समतल एरिया, इसको बुग्याल वगैरह बोलते हैं, इधर भी है, यहाँ पे खाल वगैरह बोलते हैं, है ना, आपने सुना होगा घोड़ा खाल, ये वाली खाल। तो ये जो सेण है, सेण को क्या बोलते हैं, सेण को बोलते हैं समतल, कि ऐसी फ्लैट एरिया हाई ऑल्टीट्यूड पे। तो यहाँ पे ये फ्लैटेड एरिया है, तो इन्होंने समझा कि यार यहाँ पे हम अपनी राजधानी बना देते हैं, फ्लैट एरिया है, वैसे भी सही है, चंद्र सिंह गढ़वाली जी की ये समाधि स्थल है, तो ठीक रहेगी राजधानी, ये बात चल रही थी। तो अब आप समझो, गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग यूकेडी पहले से ही चल रही थी, लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई 2000 में तो उसने बोला कि भाई हम इसका नाम उत्तर आंचल रखेंगे, ये उत्तर का आंचल, उत्तराखंड हमें थोड़ा सा खंडित वाला लग रहा है, उत्तरांचल रखेंगे, और टेम्पररी राजधानी इसकी देहरादून रहेगी, देहरादून रहेगी। परमानेंट राजधानी पे कुछ बात हो नहीं रही थी, तो परमानेंट राजधानी बनाने के लिए 2001 में ही ये एक आयोग बना देते हैं, कमीशन बना देते हैं, जिसके मेंबर वीरेंद्र दीक्षित, वीरेंद्र दीक्षित साहब थे, दीक्षित एक ही मेंबर थे बस इस कमीशन में, ज्यादा लोग नहीं थे, वीरेंद्र दीक्षित जी, इनको इसका एक तरह से अध्यक्ष बनाया जाता है। आपने पढ़ा होगा दीक्षित आयोग, दीक्षित कमीशन, तो वो किसका है, इसी चीज से कि राजधानी निर्धारण की बात करता है। ये अपनी रिपोर्ट देते हैं कब, 2008 में। क्या बोलते हैं ये अपनी रिपोर्ट में, बोलते हैं कि भाई राजधानी कहाँ होगी नहीं पता, लेकिन गैरसैंण राजधानी नहीं होगी। यार ये क्या बात हुई, या तो आप बताओ कि रामनगर है राजधानी, काशीपुर है, काशीपुर की भी बात थी, रामनगर की भी थी, कोटद्वार की भी बात हुई थी, ठीक है, पौड़ी में भी बात हुई थी, ऐसे ही आपका देहरादून तो थी, कुछ लोग ऊपर ऋषिकेश इधर भी बोल रहे थे, लेकिन वो बोला कहीं भी बनाओ लेकिन गैरसैंण नहीं होगी। अब जितने जो एक तरह से पहाड़ी सेंटीमेंट है वो हर्ट होगा कि यार हमारी एक अस्मिता इससे जुड़ी हुई है। क्यों, ये क्या है ना, यहाँ पे दूधा टोली पर्वत श्रृंखला है, दूधा टोली, दूधा टोली है ये पूरा, पौड़ी में ज्यादा फैला हुआ है दूधा टोली। यहाँ से 5 रिवर निकलती है, बूनो, रामगंगा, आटागाड़, ये बहुत सारी रिवर है, 5 रिवर पर्टिकुलरली निकलती हैं। और ये चंद्र सिंह गढ़वाली से एक तरह से जुड़ा हुआ भी, अस्मिता से भी जुड़ा हुआ है, पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे, तो इसके मल्टीपल रीजन थे जिससे लोग इससे कनेक्ट करते थे। इन्होंने एक झटके में मना कर दिया कि भाई ये नहीं होगी। अब इनके तर्क थे उसके पीछे कि भाई क्यों नहीं होगी, तो ये बताते हैं कि भाई देखो इसलिए नहीं होगी, आप समझो बात को, इसलिए नहीं होगी, आप ये बात समझो कि ये पहाड़ी रीजन है, पहली चीज पहाड़ी रीजन है पूरा। अब यहाँ पे क्या है ना, ये अर्थक्वेक के सेंसिटिव जोन नंबर 5 में, मींस हाई रिस्क में आता है, तो आप ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना ही नहीं सकते। राजधानी बनाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप ज्यादा यहाँ डेवलपमेंट कर नहीं सकते, कम डेवलपमेंट में भाई राजधानी काम करेगी कैसे। दूसरी चीज, आप समझो आपने राजधानी बना भी दी, तो यहाँ से लोग जाएंगे, इधर से लोग जाएंगे, कुछ लोग, ये ज्यादा लोग यहाँ जाना भी तो स्टार्ट करेंगे ना, पहुंचते भी हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस कहाँ है आप मुझे बताइए। भाई किसी को मॉनसून सेशन में जाना है, किसी पत्रकार को कुछ कवर करने जाना है यहाँ पे, या और भी लोग जाएंगे, किसी का काम होगा सचिवालय में, सब में, यहाँ पे ऊपर लोग पहुंचते हैं, पता चला मॉनसून में रोड कट हो गई है, तो पहुंचेंगे कैसे, भाई सबके पास तो हेलीकॉप्टर है नहीं। फिर ये बोलते हैं कि चलो आप छोड़ो, बना भी दी, यहाँ पे जनसंख्या इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि ऐसा प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा जो पूरा पहाड़ एक तरह से वल्नरेबल हो जाएगा, ये खतरे में आ जाएगा। आप देहरादून ही सोचो आज, और ये बात देहरादून की, आज आप लोग जो भी देहरादून रहते हैं आप इसको रियलाइज कर रहे होंगे, पक्का रियलाइज कर रहे होंगे कि देहरादून की क्या कंडीशन हो चुकी है इन थोड़े से ही सालों में, है ना। विकास 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 तो यहाँ पे चल ही रहा है। आप समझो ट्रैफिक कितना है यहाँ पर, ट्रैफिक का कंजेशन कितना है, ऐसी कोई पहाड़, अब पहाड़ यहाँ पे बचे ही नहीं है। सहस्त्रधारा रोड जो आप पहले देखा होगा, जहाँ पे सहस्त्रधारा है, वो रोड पूरी लगभग लगभग ऐसी हो गई है कि वहां पेड़ ही नहीं है, पूरी रोड पे पेड़ नहीं है, इवन रायपुर तक लोग बसे हुए हैं। आप हरिद्वार जाओगे, हरिद्वार वाली रोड पे जाओगे, वहां भी मींस इतना ज्यादा लोग वहां पे हैं
कि पहाड़ उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति ऊपर भी तो हो सकती थी। यहाँ पे देखो आपको पानी फिर भी आज मिल जाएगा, ठीक है, गर्मी है, सब चीज़ है, लेकिन ऊपर यहाँ पे यार पानी की व्यवस्था करनी भी मुश्किल है। आप बोलोगे रिवर बहुत सारी है, रिवर है, लेकिन रिवर को आपको लिफ्ट करके पानी ऊपर भेजना है ना, क्योंकि नदी तो नीचे बह रही है, पहाड़ ऊपर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उन्होंने बोला कि भाई नहीं होगी, सीधी सी बात है, आपको जहाँ रखनी है आप चाहे दूसरा आयोग बना लो, आपकी मर्जी, लेकिन राजधानी गैरसैंण नहीं होगी। तो बस ध्यान रखना, इन्होंने मना किया था। तो अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने मना किया कोई बात नहीं, अब होगा क्या, जब आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं, ये सडनली डिक्लेयर कर देते हैं कि राजधानी गैरसैंण होगी, हमारी राजधानी गैरसैंण होगी। अब जितने भी भाई लोग थे, सबके सेंटीमेंट फिर से जाग जाते हैं कि यार 2008 जो हमारा पुराना प्यार था वो आपने जगा दिया है, फिर से जो भावनाएं थी वो जागृत कर दी है। 2008 में एक चीज हम सब उम्मीद छोड़ चुके थे, आपने बोला है यार आप बढ़िया मुख्यमंत्री हो, गैरसैंण की बात कर रहे हो। दूसरा ही क्या काम करेंगे कि यार प्लेन छोड़ो, इस वाले रीजन को, जितने पहाड़ हैं, जितने और पहाड़ी राज्य हैं, जहाँ JNK है, सिक्किम है, हिमाचल है, पहाड़ का विकास, पहाड़ के लोग और पहाड़ी जो राज्य हैं, जो पहाड़ के CM वो मिलके ज्यादा अच्छे से पॉलिसी बना सकते हैं। आइए हम वहां बैठते हैं, हिमालयन कॉन्क्लेव कराते हैं, हिमालयन कॉन्क्लेव। ये सही काम कराया था इन्होंने। कहाँ कराई थी इन्होंने? मसूरी में ऑर्गेनाइज की, मसूरी में ऑर्गेनाइज की। आपको पता होगा 2018 में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट भी हुई थी, जिसकी थीम थी डेस्टिनेशन उत्तराखंड। तो वो सब भी इन्होंने कराया। तो ये काम तो भाई पहाड़ के लिए कर ही रहे हैं, पैसा लाने की बात कर रहे हैं, कॉन्क्लेव करा रहे हैं, गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं, और एक मजेदार चीज करते हैं, वो करते हैं देवस्थानम, देवस्थानम बोर्ड की स्थापना। कि भाई जितना चढ़ावा आ रहा है रुद्रप्रयाग में, यहाँ पे केदारनाथ जी में, ऐसे ही यहाँ पे आता है, गंगोत्री में आता है, यमुनोत्री में आता है, उसका बंटवारा कैसे हो, उससे विकास कैसे हो। तो वो सारा पैसा सरकार रखेगी, सरकार का एक आयोग होगा और वो डिसाइड करेगा कि पुजारियों को कितनी सैलरी देनी है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना है, मतलब बहुत सारी इन्होंने बातें बोली। काम देखा जाए तो आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई सही भी है, गलत भी है। अब गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या सिस्टम है, उत्तराखंड में क्या चलता है कि जो सिस्टम बहुत पहले से ट्रेडिशनली बना हुआ है, वो ऐसा है कि भाई यहाँ पे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। तो इनके अपने अपने विलेज हैं, आसपास में गांव हैं, वहाँ के पुजारी सेवादार होते हैं, सेवा करते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो मुख्य संत होंगे, तो जो बद्रीनाथ में है, तो बद्रीनाथ में जो मुख्य संत आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं केरलम से, केरलम से। केरलम के जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, तो यहाँ के ब्राह्मण का नाम क्या होता है? नंबूदरी। जो नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं केरलम के, केरल से, यहाँ से, वो बद्रीनाथ में अपनी जो भी सेवाएं हैं वो करते हैं। ऐसे ही इसके ऊपर है कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो जंगम होते हैं, जंगम एक समुदाय है, वो यहाँ के मुख्य संत रहते हैं, कहाँ के? केदारनाथ के। तो ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर चला रहा था। अब ये बोलते हैं कि भाई ट्रेडिशनल छोड़ो, हम डिसाइड करेंगे कौन कहाँ पे कितनी सैलरी कैसे। और सिर्फ ये 4 मंदिर नहीं, ऐसे 51 मंदिर की ये बात करते हैं, देवस्थानम बोर्ड बनाने की बात करते हैं। पुजारी, पंडित, दुनिया भर के सब ने इनका विरोध किया। करना भी चाहिए था वैसे यार, क्योंकि जो चीज ट्रेडिशनली चली आ रही है, जिसको अंग्रेजों ने नहीं छेड़ा, आप क्यों छेड़ रहे हो? ठीक है, तो प्रॉब्लम थी, तो उससे प्रॉब्लम इनको भी होगी। जब ये काम कर देते हैं, एक काम और इनका ऐड कर देते हैं कि आपको पता है कि 2017 में माइग्रेशन कमीशन बना था, माइग्रेशन पलायन आयोग, पलायन आयोग, माइग्रेशन कमीशन 2017, वो भी इन्होंने बनाया। तो देखो ये एक तरह से युग पुरुष हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं, और RSS के फेवरेट भी थे। आज कहाँ से? हरिद्वार से हैं क्या? यही है, यही है शायद। ठीक है, तो काम इन्होंने बढ़िया किया, लेकिन ये वाले जो काम था ना, यहाँ पे फिर खेल खराब हो गया।
फिर इनको अलविदा कहना पड़ा, मना कर दिया कि भाई आप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, आप जाइए देहरादून। पहले इनको दिल्ली बुलाया, वहां पे समझाया, और समझा के फिर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इनको समझ आई कि भाई मुझे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब मैं और लोगों को भी मौका देना चाहता हूँ राज्य में, है ना। वो दिल्ली जाके बात समझ में आती है, या अंदर देहरादून में कोई रहेगा ना, समझ नहीं आती है बात। तो फिर उस इनकी जगह 2021 में इस्तीफा देते हैं। 2021 में 2021 में इनकी जगह आते हैं तीरथ सिंह रावत। अब रावत जी आते हैं फिर से। अब इनके साथ तो खेल हो जाता है सच में। इनके साथ क्या होगा, ये एमपी थे एक्चुअल में, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बने हुए। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इनको बना देते हैं सीएम। तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे यहाँ, एमपी या कोई भी बन सकता है, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब क्योंकि आप मंत्री या मुख्यमंत्री बने हो, तो आप मंत्री बने रहो, आपको 6 महीने के अंदर अंदर कहीं से चुनाव जीत के आना पड़ेगा, जीत के या फिर नॉमिनेट होके। तो यहाँ पे देखो, विधानसभा परिषद तो है नहीं कि वहां से नॉमिनेट करके इनको भेज देंगे। यहाँ पे क्या है, विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब सभा है, सभा में ये जाएंगे और वहां से क्या होगा, अगर कोई चुनाव होने वाला होगा, उपचुनाव कराने के बाद ये वहां से जीत के आ जाएंगे, सीएम बन जाएंगे। लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि उस टाइम पे कोविड चल रहा था। कोविड के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम अभी चुनाव कराएंगे ही नहीं। अब ये 1 महीना हो गया इनको, ये फिर पूछते हैं कमीशन से कि हो जाएगा चुनाव साहब, बोले नहीं होगा। 2 महीना, तो साहब हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोले बिल्कुल नहीं होगा। 3 महीना, और 3 महीने में तो फिर इनकी धड़कनें थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ने लगती। 4 महीने हुए, 5 हुए, ये फाइनली पूछते हैं कि भाई बता दो, होगा भी चुनाव नहीं होगा? बोलते हैं नहीं होगा, जाओ। काम खराब हो गया इनका पूरा बना बनाया। वो काम खराब इलेक्शन कमीशन ने किया, इन्हीं की पार्टी ने किया या फिर किसने किया, वो किसी को नहीं पता। शायद इन्हें भी नहीं पता होगा कि इनके साथ खेल किसने किया। अब इनको हो जाते हैं 6 महीने। रूल ये है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुन के आना पड़ेगा। जब चुनाव ही नहीं है तो चुन के आएंगे कैसे? ऊपर से विधानसभा परिषद यहाँ थी नहीं, तो उससे आ नहीं सकते थे। तो बैक चैनल एंट्री भी नहीं, फ्रंट चैनल से भी नहीं आ सकते हो। इनके कपाट हो गए बंद, हट गए भाई मुख्यमंत्री पद से। सरकार ने तो बोला कि भाई ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये टेक्निकल ये प्रॉब्लम है। लेकिन आप समझो कि टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या यार? ये आयोग या फिर अगर कोई पार्टी चाहे तो करा नहीं सकती थी क्या चुनाव? हो सकते थे चुनाव, क्योंकि बाई इलेक्शन ही तो होना है। एक किसी एमएलए को आप बिठा दो, उसी की सीट पे आप दोबारा से जो जीत के आ जाओ वहां से। नहीं हुए तो इनको टाटा बाय बाय कहना पड़ा। और इनके बाद आते हैं अपने धुरंधर धामी साहब, पुष्कर सिंह धामी। ठीक, अभी उनके काफी ज्यादा इमेजेस चल रही थी, वायरल हो रही थी कि धुरंधर धामी। अब है नहीं है वो तो चलिए जनता डिसाइड करेगी, हम कौन है डिसाइड करने वाले? वैसे जनता में एक हम भी तो हैं। चलिए, तो अब आ जाते हैं अपने पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, अब ये क्या है, युवा चेहरा है, बिल्कुल यंग है। कहां से आते हैं भाई? बीजेपी को वोट इधर से कम मिला था, तो चलिए इधर से अपॉइंट कर देते हैं, इनकी नियुक्ति हो जाती है, ये बन जाते हैं। इनके सामने भी 6 महीने वाला क्राइसिस आएगा, लेकिन क्या होगा, तब तक चुनाव आ जाएंगे 2022 में। 2022 में इलेक्शन आ जाएंगे, तो इलेक्शन हो जाएंगे तो ये तो बच जाएंगे इस चीज से। लेकिन अब जो अंदर ही अंदर भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, वो बैठे हुए हैं कि यार मुझे तो इतना बढ़िया पहाड़ के लिए काम कर रहा था, पलायन आयोग बनाया, देवस्थानम बनाया, ऊपर से राजधानी की भी बात कर रहा था, इतना काम किया और मुझे ही हटा दिया। तो एक तो वो अंदर से थोड़ा सा रहता है ना, खुन्नस खाए हुए बैठे होंगे। दूसरे आदमी कौन थे? तीरथ सिंह रावत। वो भी भाई 6 महीने में उनको हटना पड़ा टेक्निकल रीजन की वजह से। ऊपर से ये यंग चेहरा कि यार अगर ये सीएम रहा तो होगा क्या हमारे साथ, यंग है, लंबे टाइम तक इसी को रखेंगे, फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, बोले एक काम करते हैं, जब अभी चुनाव होंगे तो अगर ये अपनी सीट से ही हार जाएं, अगर ये अपनी ही सीट से हार जाएं, तो फिर तो ये सीएम नहीं बन सकते, है ना। तो सब लोग मिलके, चाहे बीजेपी की आप बोल लीजिए, मिलके इनको इन्हीं की सीट से हरा देते हैं। मजेदार बात क्या होती है कि ओवरऑल इलेक्शन में बीजेपी जीत जाती है, लेकिन हमारे सीएम साहब अपनी ही सीट लूज कर जाते हैं, हार जाते हैं। तो अब उन्हें लगा होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को या तीरथ सिंह को कि यार
अब ये मोरल हाई ग्राउंड लेंगे और नैतिक रूप से, क्योंकि इनकी हार हुई है, अपनी ये एक सीट जीत नहीं पाए, जब ये एमएलए बनने की हैसियत नहीं रखते तो सीएम कैसे बनेंगे? तो भाई ये भी नहीं बनेंगे, तो उन्हें लग रहा होगा कि हम फिर से बन जाएंगे। लेकिन बीजेपी है भाई, हाई कमान की ज्यादा चलती है, तो उन्होंने इनको हारने के बाद भी अपॉइंट किया, ठीक, अपॉइंट किया, और तब से लेके अब तक ये कार्यकाल में बने हुए हैं। ये सिस्टम अभी तक चल रहा है। अभी हम देखेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं का कार्यकाल, ये वाला कार्यकाल भी डिस्कस करते हैं 2022 से लेके 2026 तक। अभी तो 27 तक, तो 27 में चुनाव है, लेकिन अभी 26 तक तो ये सीएम बने हुए हैं। हम अभी तक की बात करेंगे बस, ठीक। जब ये कार्यकाल में अपने आते हैं तो सीएम तो हो गए पुष्कर सिंह धामी। ऐसे ही आपका स्पीकर साहब कौन बनेंगे? तो स्पीकर बनती है रितु खंडूरी। रितु खंडूरी। अच्छा, स्पीकर मैंने आपको पहले भी लिखवाया क्या यार? वो गलत हो गया होगा, वो डिप्टी स्पीकर होंगे। विजय बहुगुणा के टाइम पे शायद लिखवाया होगा। कहाँ है? अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिखा होगा ना, ये शायद लिखा हुआ था, आप करेक्ट कर लेना इसको। विजय बहुगुणा साहब थे, और जो पहली बार डिप्टी स्पीकर बने थे, डिप्टी स्पीकर विजया, विजय बर्तवाल था इनका नाम, लेकिन आप विजय से याद रख लेना। ये पहले डिप्टी स्पीकर बने थे, क्योंकि इसके पहले उत्तराखंड में डिप्टी स्पीकर नहीं बन रहे थे। अब ये जो रितु खंडूरी जी हैं मैम, ये पहली फीमेल स्पीकर बनती है, ठीक है। ये रितु खंडूरी जी पहली महिला, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल स्पीकर, ठीक है, याद रहेगा इतना। अब भाई अपने धामी जी काम क्या करते हैं? काम तो ये कराते ही हैं, ठीक है, ठीक ठाक काम करते हैं। अब आपने जो कल बजट में पढ़ा, ये सारी चीजें इन्हीं के कार्यकाल की हैं। एमएसएमई की पॉलिसी रिवाइज करते हैं, ठीक है, एआई पॉलिसी की बात करते हैं, ऐसे ही बायो पॉलिसी की मींस बहुत सारी पॉलिसी काम। एक जो मेन इवेंट रहेगी वो रहेगी 2023 की, क्या? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो एफआरआई देहरादून में कराई इन्होंने, ठीक। थीम क्या था उसका? पीस टू प्रोस्पेरिटी थीम था। उसमें लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, और आज के टाइम पे 1 लाख करोड़ से ज्यादा के ग्राउंड हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, इसी में हाउस ऑफ हिमालय, हाउस ऑफ हिमालय, हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड इन्होंने बनाया, कि मींस उत्तराखंड के पहाड़ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इस साइट पे लिस्ट हो जाएंगे या इस ब्रांड नेम से बिकेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना इस बार के लिए, या आने वाले 1 साल में जब भी पेपर हो, हाउस ऑफ हिमालय मस्ट आपको रखना है याद। किस लिए है? कि उत्तराखंड का एक ब्रांड नेम है, जिसके जितने भी उत्तराखंड के हैंडीक्राफ्ट या अलग प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सब इस ब्रांड नेम के तहत बिकेंगे, ठीक। तो ये सब अपने धामी साहब का चल रहा है, बाकी ये कार्रवाई जो चल रही है कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तक का ये है स्थिति। तो उत्तराखंड में अब कितनी प्रथम निर्वाचित, सेकंड निर्वाचित, थर्ड निर्वाचित, ये सब हमने देख लिया। अब जल्दी से आते हैं, बहुत लेट हो जाएगा अदरवाइज आपको। अब इसको देख लेते हैं, देखिए क्या हुआ इसको। तो तृतीय सरकार जो निर्वाचित विधानसभा थी, तृतीय में कौन आएंगे 12 से 17 तक? तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको पढ़ लेते हैं। कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तो गोविंद सिंह को छोड़ दो, आप विधानसभा अध्यक्ष नहीं, आपको महिला का ध्यान रखना है बस। विजय बहुगुणा जी हमारे सीएम बनते हैं, ये 7वें मुख्यमंत्री थे, ये भी जरूरी नहीं है। और ये इस्तीफे देने के बाद 2014 से श्री हरीश रावत जी राज्य के 8वें मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। हरीश रावत जी बहुत बढ़िया इंसान, मतलब मुझे अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो, मैं कांग्रेस को नहीं, बीजेपी छोड़ो, मुझे ये एज ए इंसान बढ़िया लगते हैं, देखने में भी हंसते रहते हैं, बढ़िया एकदम मस्त मौला आदमी है, ठीक। तो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इनको देहरादून में जब भी देखा है तो इन्हीं को देखा है, इस वजह से भी भाई एक
पहला प्यार हो सकते हैं, है ना। चलिए विधान, अब चलिए ये तो बस इसमें इन्होंने इतना ही दिया हुआ है और ज्यादा है नहीं, मैंने आपको समझा दिया। जो फोर्थ गवर्नमेंट थी 17 से 22 बीजेपी वाली, उसमें भी 5 महिला रखते हैं। और 18 मार्च 2017 को खैरागढ़ पौड़ी से त्रिवेंद्र सिंह रावत, पौड़ी से चुन के आए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, और ये मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक, आगे रावत जी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, और यहीं पे खत्म होगी क्या कहानी इसकी। चलिए फिर से पीडीएफ इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए तब तक हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला आपको पता है इंटरिम, दूसरी एनडी तिवारी साहब, तीसरे में बहुगुणा साहब, फोर्थ में रावत जी, फिफ्थ में फिर से रावत जी लेकिन दूसरे वाले रावत, और ये लास्ट वाली में 5 पंजे 25, इतना ही तो होगा, 5 ही तो हुई अभी। पहली में तिवारी साहब, सेकंड में खंडूरी, हाँ सेकंड में खंडूरी साहब थे, थर्ड में आपके फिर से हरीश रावत, फोर्थ में त्रिवेंद्र सिंह रावत वगैरह, और फिफ्थ में पुष्कर सिंह धामी। ये याद रहेगा आपको। आप समझो पहली वाली का भी आप ध्यान रख लेना कि पहली वाली में सरकार संविधानिक चीजों पे ध्यान देती है, दूसरी सरकार या दूसरी निर्वाचित सरकार किस पे ध्यान देगी, वो ज्ञान के इनिशिएटिव पे। थर्ड में किस चीज पे ध्यान देगी, वो किस चीज पे ध्यान देगी, लगभग कानूनी चीजों से। फोर्थ में किस पे ध्यान देगी, तो ज्ञान 2.0। तो जो त्रिवेंद्र सिंह रावत इन सबका काम था वो ज्ञान में ही मैं आपको इंक्लूड करके अभी दिखाता हूं कैसे। ठीक है, ज्ञान में ही इंक्लूड हो जाएगा। चलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, जल्दी से पूरा करते हैं यार। पहले मैं आपको ज्ञान समझा देता हूं, फिर वो क्या था ज्ञान। तो पहला आपको पता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा तो प्रेजेंट ही है। पहले में संविधान पे ध्यान देते हैं, दूसरे में ज्ञान पे ध्यान देते हैं, तीसरे में फिर कानून पे ध्यान देगी कांग्रेस सरकार, और फोर्थ पे फिर से ज्ञान पे ध्यान देंगे, ज्ञान 2.0 एक तरीके से। तो पहले में तो हमें पता था कि किस किस पे, इस ज्ञान की थोड़ी सी फुल फॉर्म बदल जाएगी, GYAN। तो ये पहला काम क्या करेंगे, गैरसैंण को राजधानी बना देंगे। ठीक, गैरसैंण हो जाएगा। फिर ए से भाई अन्नदाता, अन्नदाता के लिए क्या करते हैं, किसानों के लिए क्या करते हैं, किसानों के लिए क्या करते हैं, बाई एन ज्ञान। एक सेकेंड, इनका टेन्यूर खोल के देख ही लेते हैं ना। तो जो फोर्थ गवर्नमेंट थी वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे हम देख रहे थे कि क्या काम करती है। पांचवी, ये अभी जो प्रेजेंट वाली चल रही है वो है, इसमें देखिए पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह है, 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसमें 8 महिलाएं हैं। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी, रीतू खंडूरी, ये याद रखना है इसमें। ठीक, हम याद कर रहे थे कि ज्ञान से हमें पहले वाले को भी जोड़ना है कि इनके पहले जो इन्होंने काम किया है ज्ञान। तो उन्होंने क्या काम किया था, एक तो पलायन पे काम किया था, एक देवीस्थानम बोर्ड वो लेके आए थे, 2, तीसरा हिमालयन कॉन्क्लेव कराई थी, फोर्थ उन्होंने क्या काम किया था, गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए बोला था। और ठीक है, ऐसे ही याद रख लेना यार, छोड़ो ज्ञान पे आने के। देखिए समिति के बारे में क्या है। अब समिति आपने पार्लियामेंट जब पढ़ा होगा, पार्लियामेंट संसद आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार लक्ष्मीकांत से देख लेना कि भाई अलग अलग समिति होती है, कुछ स्टैंडिंग होती हैं, कुछ टेम्परेरी होती हैं, है ना, कुछ जॉइंट वगैरह रहेंगी, जॉइंट जेपीसी बनती है, इसमें भी अलग अलग तरह के डिवीजन है। तो आप समिति देख लेना कि समिति का रोल क्या है ना।
आप नेता विरोधी दल, तो भाई जो नेता होते हैं वो तो पक्ष में बैठते ही हैं, नेता विरोधी भी तो होंगे भाई। एक दल वो भी तो है जिसको हम जो वोटिंग करते हैं वो ऐसे करते हैं कि भाई आपको इतने वोट देते हैं, आप सरकार चलाइए, और आपको इतने वोट देते हैं कि आप इनका विरोध कीजिए। इसी हिसाब से सरकार चलती है। तो जिसको वोट किया अपोजिशन को, उसको भी तो हम नहीं किया, तो उसका रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन। केंद्र में आज कौन है? राहुल गांधी जी। राज्य में अलग अलग होते हैं भाई, सबके अपॉइंट हो जाते हैं। उसके लिए एक अनिवार्यता रहती है कि आपकी कम से कम 10% सीट आनी चाहिए, कि भाई आपका बहुमत अगर 550 है, बहुमत नहीं, टोटल सीट 550 है, तो कम से कम आपकी अगर 55 सीट है तो आप नेता प्रतिपक्ष बन सकते हो। लेकिन अगर किसी की ज्यादा भी है तो ऑब्वियसली जो बड़ी पार्टी है उसी का ही बनेगा। सपोज उत्तराखंड में भाई 70 है, अब 70 का 10% तो 7 हो जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी 7 ही आएंगे, 7 तो किसी की भी आ सकती है। इसमें से भी जो बड़ी पार्टी होगी उसका जो नेता होगा वो कैबिनेट रैंक का होगा। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उस रैंक के उनको सुविधाएं, भत्ते, सारी चीजें मिलती हैं। यही होते हैं नेता विरोधी दल। सचिवालय आपने देख लिया है। संसद में प्रतिनिधित्व उत्तराखंड का देखो, तो मैंने आपसे बताया था कि लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 है। ठीक है, उस दिन हमने डिस्कस किया था, 3 है राज्यसभा की, 5 है लोकसभा की, 14-14 सीटें बैठती हैं, और अल्मोड़ा की सीट आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तीसरा अपना है स्थानीय स्वशासन। चलिए इसको आज ही वीडियो में मैं कवर करता हूं, आज ही ये पूरा करा देगी इसको, फिर हम कल से दूसरे चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, देखिए इधर, ये है ना बॉक्स है कि इस पे भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। समान नागरिक संहिता, इससे आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप बताइए? उत्तराखंड में अभी लागू हुई है। कब लागू हुई है? तो स्थिति आप ऐसे समझो, समझाऊं मैं आपको एकदम फिर से बेसिक से? बेसिक से तो लंबी हो जाएगी यार, थोड़ी ज्यादा वीडियो। चलिए फिर भी करते हैं, कोशिश करते हैं जितना भी हो पाता है। आप समझो हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 44 कहता है, डीपीएसपी में आता है, डीपीएसपी है हमारे भाग 4 में। तो संविधान के जो भाग 4 है उसमें है डीपीएसपी, डीपीएसपी में है आर्टिकल 44, जो लिबरल आर्टिकल है थोड़ा सा, ये लिबरल फिलोसफी के अंडर आता है, उदारवादी फिलोसफी के अंडर आता है, और ये बोलता है कि भाई देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसे रूल होने चाहिए। तो उत्तराखंड भी इससे इंस्पिरेशन लेता है, और उत्तराखंड इसको लागू करने वाला पहला राज्य बनता है, फर्स्ट स्टेट बनता है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला। कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में इसको बोलते हैं। अब इसके पहले क्या कोई और राज्य नहीं है? तो एक राज्य है गोवा, छोटा सा राज्य है, तो वहां पे भी ये लागू है, लेकिन वो क्या है कि वहां पे क्या है, पुर्तगालियों ने शासन किया था, उनके शासन को एज इट इज हमने रख लिया। तो वो एक तरह से हम उनका एक कस्टम, एक ऐसी चीज चली आ रही है, किसी ने भी अलग से लॉ वगैरह लाके उसको पास नहीं किया, वो एक सिस्टम चला आ रहा है, समान नागरिक संहिता ही है, लेकिन वो ट्रेडिशनली चली आ रही है। कानून के तहत ये आने वाली उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता बनाई। अब इसमें जो कोड लगते हैं, किस किस चीज पे लगते हैं, तो पहला आप समझो, आप शादी करते हो, मैरिज, तो मैरिज में भाई कोई व्यक्ति ऐसा है कि 2 शादी भी कर सकता है, किसी और धर्म में 4 भी कर सकता है, कहीं पे 1 भी कर सकता है, कहीं पे 1 भी नहीं करे, ऐसा हो सकता है? करते ही हैं सब जनरली शादी। तो सिंपली मैरिज को सिंपलीफाई करने के लिए कि भाई मोनोगेमी चलेगी उत्तराखंड में, मींस एक विवाह, मोनोगेमी। दूसरा ये बात करता है कि देखिए आपकी शादी हुई है, तो ऐसा नहीं कि आज आप बंधन में बंधे हो, कल को पता चला कि ये बेकार आदमी है, तो उसके साथ जीवन भर रहना है। छोड़ो उसको, धक्का मारो, लात मारो, आगे बढ़ो। वाइजे वर्सा सबके लिए है। तो आपको डाइवोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा है। तो दूसरा प्रोविजन है डाइवोर्स का। अब भाई जितना जरूरी शादी करना है, लगभग उतना ही जरूरी डाइवोर्स देना भी बन चुका है आज के टाइम पे, कि भाई पसंद नहीं आया तो फिर ठीक है आगे बढ़ो, जिंदगी छोटी है, क्यों किसी के चक्कर में इतना परेशान रहना। समझ में आता है? ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ। तो डाइवोर्स का एक सीन है। तीसरा, आपको याद ऐसे ही हो जाएगा,
इनहेरिटेंस का, मींस मुझे मेरे माँ बाप से क्या मिलेगा, कितनी संपत्ति मिलेगी, उसके लिए इनहेरिटेंस। चौथा है सक्सेशन का। सक्सेशन मींस मुझे माँ बाप से मिला, अब मैं जो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वो बच्चों को या मेरे बाद जो आएंगे उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सक्सेशन का है। पांचवा लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन। अब आप समझो किस हिसाब से, 5 याद रखो कि भाई शादी है तो डाइवोर्स भी है, इनहेरिटेंस में मुझे कुछ मिला है तो अपने बच्चों को भी देना है, तो 2 ये हो गए, सक्सेशन और इनहेरिटेंस। और 5वां है लिव इन रिलेशनशिप। 5 तरह पे है, ठीक। अब आप समझो उत्तराखंड में शादी करना क्या है कि आप मोनोगेमी कर सकते हो, मींस आपने अगर शादी की तो पहली चीज ये उत्तराखंड में एक ही शादी कर सकते हो। तो आप इसकी स्थिति समझना, मैं चलिए आपके लिए पीडीएफ इंपोर्ट कर ही लेता हूं, है ना, पूरी समझ में आ जाएगी। इसमें क्या है कि देखिए मोनोगेमी आपने की, मींस आपने शादी की, तो पहली चीज तो शादी की एज पता होनी चाहिए। एज कितनी, कि भाई 21 साल लड़के के लिए है और 18 साल लड़की के लिए है, गर्ल के लिए, इतनी एज होनी चाहिए। जैसे ही आपकी शादी हुई इस एज में, आपको रजिस्ट्रेशन उसका कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आप एक तरह से रजिस्टर हो गए। अब सरकार को पता चल चुका है कि आपकी शादी हो चुकी है। अब अगर आपको फिर डाइवोर्स देना है तो कम से कम आपको 1 साल तक इस शादी के बंधन में रहना पड़ेगा। 1 साल तक तो मिनिमम पीरियड रख दिया है आपको साथ में रहना। ये 4 चीजें आपको याद रही, तो मोनोगेमी है, 4 या 3 चीजें आप बोल सकते हो इस तरीके से है। अब डाइवोर्स, अब शादी कर लिए, डाइवोर्स के लिए क्या है, तो डाइवोर्स के लिए देखो स्थिति क्या है। डाइवोर्स के लिए है A B C D। ABCD क्या है कि डाइवोर्स आप ऐसे थोड़ी कि अपनी मन मर्जी से कि भाई मुझे से डाइवोर्स देना। डाइवोर्स फाइल करने के लिए आपके पास कुछ ग्राउंड तो होने चाहिए कि इस आधार पे। तो पहला आधार है अडल्ट्री। अडल्ट्री मीन्स क्या, कि लड़के ने लड़की को धोखा देके किसी और के साथ कुछ संबंध रखे, या फिर लड़की ने लड़के को धोखा देके किसी और के साथ संबंध रखे, ये अडल्ट्री है। तो अगर आपके साथ अडल्ट्री हुई है या कर रहे हो तो आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर दो कि ठीक है मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये ऐसा करता है या करती है। दूसरा है बी। बी से मतलब याद करने के लिए है, जो बावले हो जाते हैं, बावला समझते हो आप, ठीक है। अब मैं क्या है इसमें कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं अगर कुछ भी बोलूंगा, किसी को अगर बोलता हूं कि भाई ये पागल है तो बोलते हैं कि आप किसी की मेंटल स्टेट का मजाक उड़ा रहे हो। मैं बोलूंगा कोई मोटा है, बॉडी शेमिंग हो रही है, तो कुछ भी बोलूंगा तो आप उस पे या कोई भी तर्क वाला तर्क ले ही आ जाता है। और आज के टाइम पे इसलिए सरकाजम करना, कुछ भी बोलना बहुत ज्यादा रिस्की है। तो बस मैं इशारों से बोल रहा हूँ, आप समझते हो। और सी भी मतलब क्या, भाई आपने शादी की, आपको पता चला कल को कि यार ये तो ऐसा है ना, दिमाग से ऐसा है या वैसा है, तो आप क्या उसके साथ रहोगे, नहीं रहोगे ऑब्वियसली। तो ये भी एक ग्राउंड है, आपको लगता है कि भाई ऐसा है तो आप बोल सकते हो। सी, इस सी से क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज। आपने सपोज किसी के साथ रहने का तय किया, माँ बाप शादी करा देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लव मैरिज तो आज भी नहीं होती है, ट्रेडिशनली भाई माँ बाप ही कराते हैं। अब कराई, अब भाई उन्होंने बीमारी छिपाई कि लड़की को बीमारी है और वो कम्युनिकेबल है कि भाई फैल जाएगी, ये एक दूसरे के टच में आने से भी वो फैलती है, तो ऑब्वियसली वो फैलनी ही है। तो अब अगर वो बीमारी फैलेगी तो ऑब्वियसली लड़का है या लड़की है, किसी को भी हो सकती है। तो ये भी एक ग्राउंड है कि भाई इसको बीमारी है और मैं अगर इसके साथ रहूंगा या रहूंगी तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मुझे नहीं रहना, तो आप डाइवोर्स ले सकते हो। और डी है डिजर्शन, कि मतलब आप 2 साल हो गए, आपने 2 साल से आप अलग रह रहे हो, साथ नहीं रह रहे हो, छोड़ दिया है, तो आप इस ग्राउंड पे कि भाई जब साथ ही नहीं रहता है, वहां काम करता है, मैं यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ, या वाइसे वर्सा, आप समझ लेना, आप जेंडर बायस मत समझना। तो उस हिसाब से ये 4 ग्राउंड है, डाइवोर्स के 4 ग्राउंड है। अब इनहेरिटेंस का देखते हैं। इनहेरिटेंस में 2 तरह से, एक तो मेरे माँ बाप ने कुछ संपत्ति उनको उनके माँ बाप ने दी होगी जो वंशानुगत चली आ रही है, तो उस संपत्ति पे जो वंशानुगत आ रही है उस पे मेरा हक है, बिल्कुल हक है।
लेकिन मेरे माँ बाप ने भाई मेहनत करके कुछ कमाया भी होगा, कहीं नौकरी की होगी, कुछ काम किया होगा, तो जो उन्होंने अर्न किया है, जो अर्न किया है, उस पे मेरा हक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो चाहे तो मुझे दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे। ठीक, तो इनहेरिटेंस के रूल। अब सक्सेशन के रूल कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी है, वो कैसे बटेगी बच्चों में। तो पहली चीज, अगर मेरा बेटा है, जितनी प्रॉपर्टी मेरी है बेटे की है, लगभग उतनी ही मेरी बेटी की भी है। ऐसी स्थिति आप समझो, लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं होगा, दोनों को लगभग समान प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा। अब अगर बेटी चाहती है, ज्यादातर नहीं लेती हैं, वो अपने भैया को ही छोड़ देती हैं, तो एक ये स्थिति है। दूसरा, अगर कोई बच्चा बायोलॉजिकली हुआ है, सपोज मैंने, मीन्स मैं क्यों यार, किसी और को रखता हूं, चलिए ठीक है, किसी और ने बायोलॉजिकली एक बच्चे को जन्म दिया है, तो उस बच्चे के अधिकार है अपने माँ बाप की चीजों पे। जितने अधिकार उस बच्चे के हैं जो बायोलॉजिकल है, उतने ही अधिकार उसके हैं जिसको आपने एडॉप्ट किया है। आपने किसी से एडॉप्ट किया है, वो भी आपका बच्चा है, तो उसके भी समान अधिकार है। और तीसरा, आपने अगर सैरोगेसी से बच्चा पैदा किया है, तो भी उसके उतने ही अधिकार है। तो सबको समान अधिकार है। ठीक, तो सक्सेशन में आपको पता चला बॉय गर्ल कैसे आपने उसको रखा है। ऐसे ही एक चीज और है, इलेजिटिमेट, मीन्स आपके अवैध संबंध थे, उससे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, इलेजिटिमेट चाइल्ड है ना, लीगली तो आपकी शादी किसी और से, आप बच्चा किसी और से, तो जो वो बच्चा है इलेजिटिमेट जो है, उसको भी वही अधिकार मिलेंगे जितने लेजिटिमेट बच्चे को है। तो इलेजिटिमेट मतलब अवैधानिक पुत्र या पुत्री या बच्चा बोल सकते हो आप, उसको उतने अधिकार हैं जितने आपके वैधानिक बच्चे को है, इज इक्वल टू लेजिटिमेट। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब सारा मामला फंस रहा है इसमें, लिव इन रिलेशनशिप में। इसमें क्या है, इसमें बोला है कि भाई देखो, दो बच्चे या फिर लड़का लड़की अगर एडल्ट है तो आप साथ में रह सकते हो। आपको 1 महीने के अंदर अंदर पुलिस में या फिर रजिस्ट्रार के पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है कि हम इस तरह से साथ में रह रहे हैं। आप रह रहे हो, आपका बच्चा अगर पैदा हो जाता है, तो वो जो बच्चा है उसके समान अधिकार हैं आपके ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ये बच्चा अब ये किसका है, कौन डिसाइड करेगा, आपके ऊपर उसका वो क्लेम कर सकता है। ठीक, तो उस बच्चे को भी रिकॉग्निशन मिलता है। ठीक, ऐसे ही अब इसमें 2-3 चीजें बड़ी मजेदार, मजेदार नहीं मतलब आप समझो कैसी हैं, कि अगर लड़का, लड़की की उम्र तो 21 से कम हो ही नहीं सकती, लड़की की उम्र अगर 21 से कम है, 18 साल से ज्यादा है, तो आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पेरेंट्स को बता देंगे कि भाई ये दोनों साथ में रह रहे हैं, देख लो आप, एक तरीके से, है ना। दूसरी चीज, चलिए आपने बता भी दिया। दूसरी चीज, अब आप लोग साथ में रह रहे हो, कम एज में हो, आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया, तो आप एक चीज समझो, अगर शादी हो ही जाती तो वो लिव इन में रहते ही क्यों, या फिर उन्हें करनी है, वो चाहते मतलब पेरेंट्स को इन्फॉर्म ना करें, इसी वजह से रह रहे हैं। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी निकल के आती है कि आप, सरकार कौन होती है डिसाइड करने की कि भाई किसको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, है ना। तो 1 महीना, और ऐसे ही आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की सजा हो जाएगी। ठीक, अब लेकिन इसमें एक ग्राउंड ये है लिव इन रिलेशनशिप में कि आपको फ्रॉड नहीं करना है ना भाई। फ्रॉड करके आप लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। अब ये कौन डिसाइड करेगा यार, ठीक है। अब जो जिसको साथ नहीं रहना उसे कंप्लेन करना ही है, करनी ही है, तो वो तो यही बोल देगा कि भाई फ्रॉड है, फ्रॉड तरीके से मुझे झूठा झांसा दे के रखा साथ में, है ना। तो ये तो एम्बिग्यूटी है बहुत। 4 चीजें याद, 5 याद रहेंगी आपको, शादी, डाइवोर्स, जो मुझे मिला ऊपर से वही मुझे देना है नीचे, और 5th है आपका लिव इन रिलेशनशिप। 5 याद हुए, एज वेज ये सब क्लियर हुए। अब एक चीज और ध्यान रख लो, वैसे मैं मेंस में पढ़ाता हूँ आपको ये टॉपिक, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आ गई ये बात, जो प्री में आपसे सवाल बनेगा ना, वो क्या बनेगा, ये तो आपने समझ लिया, वो बनेगा कि क्या ये उत्तराखंड के लोगों पे ही लागू है, क्या उत्तराखंड में जो रह रहे हैं लोग उन पे लागू है, चलिए वो रह रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं उन पे लागू है, मीन्स ऐसे क्वेश्चन बनेंगे।
तो उत्तराखंड का डोमिसाइल जिसके पास है तो आप पे तो ये लागू है ही, ठीक। आपके पास डोमिसाइल है और आप बाहर रह रहे हो, तो आपके ऊपर भी लागू है। तीसरी चीज, उत्तराखंड में कोई 1 साल से ज्यादा रह रहा है, किसी और स्टेट का भी, उस पे भी लागू है। उत्तराखंड में बाकी ऑर्डिनरी भी जो लोग रह रहे हैं किराए पे भी, उन पे भी लागू है। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी हैं, भाई जो केंद्र सरकार का सपोज कोई अधिकारी आईएएस है, वो आता है तमिलनाडु से, अब रह रहा है उत्तराखंड में, तो क्या उस पे लागू है या उसको एक्सेप्शन है? उस पे भी लागू है, तो इस पे भी लागू है। बस यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखना, ठीक। ये सब हो जाएगा, याद रख लोगे आप। अब मेंस में आएगा तो बस इस सबको समझ के 5 पॉइंट फेवर में, 3 पॉइंट इसके अपोज में, दैट्स इट। इतना काम रखना है कि भाई इसका फायदा क्या है कि 1 नेशन 1 कोड, और हमारे संविधान के अनुरूप भी है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को समर्थित करता है। पहले उसने शाह बानो के केस में, फिर सायरा बानो के केस में बोला, वो भी सही है। तीसरा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर रहा है कि लड़का लड़की सबको वो मान रहा है। फोर्थ, इक्वालिटी पे फोकस कर रहा है कि देखिए लड़का इज इक्वल टू लड़की, बायोलॉजिकल चाइल्ड इज इक्वल टू ये, इज इक्वल टू ये, तो इस पे भी ध्यान दे रहा है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, आपको एक राइट दे रहा है आपको अलग होने का, ठीक है। तो फ्रीडम को भी आपकी सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से आप लिख देना। अब आपको इसको अपोज करना है, तो अपोज में आपको क्या लिखना है कि भाई ये पूरे उत्तराखंड में लागू है, लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन पे लागू नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब पे ये लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब के अपने कस्टमरी लॉज होते हैं और उनको अलग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में प्रोटेक्शन है, इस वजह से उन पे लागू नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि भाई जब सब पे लागू करना ही है तो इन पे भी लागू करो, इसको क्या एक्सेप्शन छोड़ा है। फिर आर्टिकल 25 ये कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता है सबके पास, तो जो और समुदाय हैं, भाई बुद्ध है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, उनके भाई अपने अधिकार हैं, आर्टिकल 25 ने दिए हैं। आप क्यों उनको इन्फ्रिंज कर रहे हो? वो भाई शरिया से चलाना चाहें या क्रिश्चियनिटी लॉज से या फिर किसी भी हिंदू मैरिज एक्ट से, तो आप क्यों उसमें इन्फ्रिंज कर रहे हो? फिर लिव इन रिलेशनशिप, भाई प्राइवेसी का मामला है, कोई लोग साथ में रह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जैसे भी है, आप क्यों उसमें घुस रहे हो? तो एक ये तर्क है, बस ये तर्क देके आप आराम से अपना आंसर लिख सकते हो। तो चलिए, ये होता है। अब पॉलिटी का हम दूसरे सेशन में जो पंचायती राज बॉडीज हैं उसको देखेंगे और एमसीक्यू देखते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।